हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही कर रहे होगे लाइफ में। आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, उस चैप्टर का नाम है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। चैप्टर का नाम है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C टू 80U। इस चैप्टर को बोलते हैं चैप्टर 6A। इसको ये भी बोलते हैं चैप्टर 6A। देखो, जब मैंने आपको इनकम टैक्स बिल्कुल पढ़ाना शुरू किया था, जब मेरी सबसे पहली वीडियो थी आपके साथ, उसमें मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स क्या है। सर, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, सीबीडीटी के अंडर आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस बुक का नाम मैंने आपको बताया था सिस्टमैटिक अप्रोच टू इनकम टैक्स। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस साल हम पैसे कमाते हैं उस साल को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और जो टैक्स जिस साल टैक्स पे करते हैं उस साल को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अगर हम 1920 के बीच में कमाएंगे तो टैक्स कब देंगे? 2021 के बीच में देंगे। लास्ट डेट टैक्स को पे करने की 31 जुलाई होगी। ये सारी बातें। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर लगता है, और इनकम के सोर्स कौन कौन से हैं। सैलरी से बंदा कमा सकता है, बिजनेस से कमा सकता है, प्रॉपर्टी के रेंट आ सकते हैं। अदर सोर्स चैप्टर में मैंने आपको सारी वीडियोज ही भेज दी हैं। अदर सोर्स में सैलरी चैप्टर भी आपने कर लिया सारा। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि मैं राजधानी कॉलेज में जॉब करता हूं। मेरी 50,000 महीना सैलरी है, इंटू 12 पूरे साल में 6 लाख रुपए मैं सिर्फ सैलरी से कमाता हूं। तो मैंने ऐसे बोला इनकम फ्रॉम द हेड, सैलरी से मैं एक साल में कितना कमा रहा हूं? 6 लाख रुपए। उसके अलावा आपको याद होगा मेरा अपना ये कोचिंग सेंटर जो है बिजनेस है, अरुणदास क्लासेस, जो सेंटर चल रहा है मेरा, यहां भी मैं बच्चे पढ़ाता हूं पूरे साल में। अपने बिजनेस से मैं कितना कमा लेता हूं एक साल में? 13 लाख रुपए मान लो। तो इनकम फ्रॉम द हेड बिजनेस से कितना कमा रहा हूं? 13 लाख रुपए। इसके अलावा मेरे पास मेरे पास 4 मकान भी हैं दिल्ली में बस 4 मकान है। एक मकान ऐसा है जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, बाकी 3 मकान जो बच गए हैं उन तीनों को मैंने रेंट पे चढ़ाया हुआ है, और उन तीनों का रेंट मुझे एक साल में मान लो कितना आता है? 4 लाख रुपए आता है। क्या मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम होती है ना वो 30% एग्जेम्प्ट होती है। मतलब प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम होती है वो 30% एग्जेम्प्ट होती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, गवर्नमेंट का रूल है कि 30% मकानों के रेंट माफ होते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे नोन में कोई है जिनको एक साल में 70 लाख रुपए रेंट आता है, 70 लाख रुपए रेंट आता है एक साल में, हमारे कोई नोन में है। अब 70 लाख का रेंट आ रहा है, इमेजिन कितनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी। अब 70 लाख के रेंट पे इनकम है, टैक्स तो लगेगा भाई। इतनी सारी प्रॉपर्टी आपके पास, 70 लाख रुपए की इनकम आ रही है आपको, तो टैक्स तो लगेगा। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम का ग्रैंड टोटल है 70 लाख रुपए, तो 30% प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम तो माफ होती है। यानी 70 लाख में से 21 लाख माफ हो जाएगा, क्योंकि 30% माफ होता है। टैक्स 49 लाख के ऊपर लगेगा। इस बात से अब आपको ये जरूर अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए क्या, कि इनकम फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी की हेड में जो इनकम आती है वो 30% एग्जेम्प्ट होने के बाद ही आती है। तो ये जो 4 लाख अगर मैंने यहां लिखा है तो जरूर 30% छोड़ने के बाद ही लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद इनकम फ्रॉम हेड अदर सोर्स में मैंने आपको बताया था जितने भी ब्याज होते हैं, जितने भी डिविडेंड्स होते हैं, लॉटरी, जुए, सट्टे बाजारी वाले पैसे, गिफ्ट्स अगर किसी से मिल रहे हैं, या ये सब चीजें कहां आ रही हैं? अदर सोर्स चैप्टर में आ रही हैं। फिर आपको याद होगा मैंने आपको यह भी बताया था कि जो लॉटरी होती है उसके ऊपर 30% का टीडीएस कट जाता है। अगर आप मान लो कहीं लॉटरी खरीदते हो और आप लॉटरी जीत गए, तो जो आपको पैसे मिलेंगे ना सर, वो 30% का टैक्स कटने के बाद जो नेट पैसे होंगे वही आपको मिलेंगे। क्योंकि जो लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 30% का पहले वो 30% का टीडीएस काटेगी। टीडीएस को काटने के बाद जो बचे हुए पैसे होंगे ना वो आपको मिलेंगे। और जिस लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन ने आपका 30% का टीडीएस काटा होगा, वही 30% का जो भी टीडीएस होगा वो लॉटरी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को जमा कराएगी हमारे बिहाफ पे। तो ये बातें मैंने आपके साथ अदर सोर्स चैप्टर में करी थी। बट मैं आपको ये भी कह रहा हूं क्या, कि अगर मान लो मेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, तो जो भी लॉटरी की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो 30% का टीडीएस काट लेंगे, और काटने के बाद जो बचे हुए पैसे होंगे वो 70,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो मुझे पैसे नेट मिलेंगे कितने? मुझे 70,000 रुपए मिलेगा। लेकिन ये जो 70,000 रुपए है ये नेट लॉटरी रिसीट्स हैं, लेकिन हमें जो पैसे जोड़ने होते हैं वो ग्रॉस करके जोड़ने होते हैं। तो आपको अगर पेपर में लॉटरी के आगे ऐसे नेट वर्ड लिखा हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ये जो पैसे हैं इस समय नेट है, ये टीडीएस कटने के बाद होंगे। 30% का टीडीएस कटने के बाद अगर पैसे बचेंगे तो वो 70% होंगे। तो जो ये पैसे मिल रहे हैं आपको, जो 70% है, इसको 70 से डिवाइड करा के इंटू 100 करके पहले इसको 1 लाख का ग्रॉस बनाओ। ग्रॉस बनाने के बाद फिर इसको ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ो। अब जब मैंने यहां पे अदर सोर्स के चैप्टर में आप जितनी भी इनकम जोड़ोगे सब पहले ग्रॉस करो, उसके बाद जोड़ो। क्यों? क्योंकि हमें जो लास्ट में आंसर निकालना होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम का निकालना होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर ग्रॉस पे निकले, इनकम टैक्स वाले भी यही चाहते हैं कि आपका आंसर ग्रॉस पे निकले, तो आपको पहले उसको नेट अमाउंट्स को पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद
उसको अदर सोर्स में लिखना है। मान लो अदर सोर्स में मैं एक साल में 2 लाख रुपए कमाता हूं और इसके अलावा मेरे पास कैपिटल गेन भी आता है। कैपिटल गेन मैंने आपको बताया था 2 वैरायटी का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। दोनों को प्लस कर देंगे तो एक कैपिटल गेन बन जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर स्पेशल टैक्स लगता है 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से लगता है। नॉर्मल स्लैब रेट्स मैंने आपको बताई थी कि 2.5 लाख तक की इनकम माफ होती है, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% लगता है, उसके अगले 5 लाख के ऊपर 20% लगता है। 10 लाख से अगर आप ऊपर कमा रहे हो तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख से ऊपर कमाया होगा उसके ऊपर 30% का स्पेशल टैक्स लगता है और बाद में इन सारे टैक्सों के ऊपर क्या लगता है 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगता है। ये सारी हरकत को क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट्स। तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट्स लगता है। नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से जो टैक्स होता है वैसे कैलकुलेशन होती है। इन दोनों को प्लस करने के बाद ग्रैंड टोटल कितना आ गया, 25 लाख रुपए। अब बताओ एक साल में मैं सैलरी से पैसे भी कमाता हूं, मतलब मैं सैलरी से कमाता हूं, मैं बिजनेस से कमाता हूं, मैं प्रॉपर्टी का रेंट कमाता हूं, मुझे एफडीओ के ब्याज भी आते हैं और 25 लाख का कैपिटल गेन भी है। इन सब को प्लस करके एक साल में मेरा ग्रॉस इनकम मेरी कितनी आ चुकी है, मतलब मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, 50 लाख रुपीस। इनकम टैक्स वाले इस ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स लगाएंगे ना, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बार इमेजिन करो, एक बार सोचो, अगर मेरी 50 लाख की इनकम के ऊपर टैक्स लग जाए, अगर लग जाए तो कितना लगेगा। आओ टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जो बंदा इंडिया में एग्जैक्टली 10 लाख रुपए कमा रहा है और उसकी एज 18 साल से लेके 59 ईयर तक की अगर है तो एग्जैक्टली 10 लाख की इनकम के ऊपर का टैक्स कितना होता है, 1,12,500। सर आप एक बार बोल दो कि आप इनकम पे 10 लाख रुपए कमाते हो, आप एक बार मार्केट में खड़े होकर बोल दो आप एग्जैक्टली 10 लाख रुपए कमाते हो, बस इनकम टैक्स वाले आपसे 1,12,500 रुपए का टैक्स मांगेंगे। तो माइंड में रट्टा मार लो क्या कि 18 साल से लेकर 59 तक की एज के जो लोग होते हैं उनकी जो 10 लाख की इनकम होती है, 10 लाख की इनकम के ऊपर कितना टैक्स होता है, 1,12,500। तो ये है, लेकिन फिलहाल मैं तो यहां पे 50 लाख रुपए कमा रहा हूं ना, तो 50 लाख कमा रहा हूं, 10 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा कितना कमाया, 40 लाख रुपए कमाया। भाई साहब ये जो 40 लाख है ना, इस 40 लाख का पहले निकालो 30%, कितना आ गया 12 लाख रुपए। और उस 10 लाख का कितना टैक्स था, 1,12,500, वो भी इसमें प्लस करो 1,12,500। ये आपका टोटल टैक्स होगा। लेकिन अभी इसके ऊपर 4% का क्या लगेगा, हेल्थ और एजुकेशन सेस। अब इसका 4% निकाल के इसमें से और इसका 4% निकालना और उसके बाद इसमें प्लस करना, उससे बेटर है कि इसको मल्टीप्लाई करा दो 104% से, इंटू 104% से मल्टीप्लाई करा दो। ये लो, ये आपका आ गया 13,65,000, 13,65,000। मतलब आप देख लो 13,65,000 रुपए का टैक्स है। अगर मैं एक साल में 50 लाख रुपए कमा रहा हूं ना तो मुझे 13,65,000 रुपए का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इमेजिन थिंक यार, 50 लाख में से अगर मैं 13,65,000 का टैक्स ही दे दूंगा तो मुझे बचा क्या, 36,35,000 रुपए। एक साल में 50 लाख को कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है मैं जानता हूं। अगर मैं उसमें से 13,65,000 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स दे दूंगा तो यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं अंदर से ये चाहता हूं क्या कि ये मेरी 50 लाख की इनकम है ये थोड़ी सी कम हो जाए। इवन गवर्नमेंट भी ये कहती है क्या कि कौन आपसे, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भैया हम भी नहीं मांग रहे आपके ऊपर 50 लाख के ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स। इनकम टैक्स भी भाई साहब ये ग्रॉस टोटल इनकम पे नहीं लगता, 50 लाख पे नहीं लगता। अभी हमारे पास गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे हमें अलॉट करके रखे हुए हैं। गवर्नमेंट कहती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, मतलब सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD, 80CCD सब सेक्शन 1, 80CCD सब सेक्शन 1B, 80CCD सब सेक्शन 2, फिर 80D, DD, DDB, TTA, TTB, अरे 80U तक जा रहे हैं सारे सेक्शंस। गवर्नमेंट ने कह रखा है ये जितने भी सेक्शन हमने बनाए हैं ना, इन सारे सेक्शनों के अंदर ना गवर्नमेंट ने बहुत सारे खर्चे लिखे हुए हैं। अगर हम वो सारे खर्चे करते हैं, वो सारे वैलिड खर्चे हैं, वो सारे वैलिड एक्सपेंडिचर्स हैं। गवर्नमेंट कहती है, अब वो गवर्नमेंट कहती है इन सेक्शनों के अनुसार आप वो सारे खर्चे करो और खर्चे करने के बाद हमें लाके स्लिप्स दिखाओ और वो सारी स्लिप्स, वो सारे खर्चे इस 50 लाख में से माइनस करा के आप अपनी इनकम कम कर लो और इनकम कम करने के बाद जो बची हुई इनकम होगी टैक्स उसके ऊपर दो। कौन आपसे 50 लाख के ऊपर टैक्स मांग रहा है? सही बात है कि नहीं? अभी 50 लाख के ऊपर मैंने अपना आपको टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया 13,65,000 रुपए। भाई साहब अगर 13,65,000 क्या 13,65,000 राउंड ऑफ ही कर दो ना, इसको 14 लाख रुपए हो गया मोटा मोटा रुपए, अगर हिसाब लगा लो। 50 लाख में से अगर 14 लाख रुपए का मैं टैक्स दे दूंगा तो भैया बहुत बड़ी बात होती है 14 लाख का टैक्स देना। इवन गवर्नमेंट भी ये कहती है क्या कि हम आपसे 50 लाख के ऊपर टैक्स नहीं मांग रहे सर, ये 50 लाख तो अभी ग्रॉस टोटल इनकम है, अभी इस नेट तक तो निकालो। आप अपनी नेट टोटल इनकम बताओ ना, जो टैक्सेबल इनकम है वो बताओ ना, ये तो अभी ग्रॉस है। अभी इसमें से क्या होगा, 80C से लेके 80U तक के कुछ एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो माइनस करने के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी, टैक्स एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी ना उस पे लगेगा टैक्स। और अब आपने आज इस क्लास में, इस वीडियो में जो मेरे से आप सीख रहे हो, आज आप मेरे से इस वीडियो में वो वाले एक्सपेंडिचर सीख रहे हो जो इस 50 लाख में से माइनस करके मैं अपनी इनकम को कम कर सकता हूं। बात समझ रहे हो? एक बात मैं आपको और बता दूं,
हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग पता क्या चाहेंगे कि भैया अगर ये 50 लाख की मेरी इनकम है तो मैं अपने खर्चे भी यहाँ 50 लाख के ही दिखा दूं और 50 लाख माइनस 50 लाख करने के बाद मेरी इनकम हो जाएगी जीरो और टैक्स हो जाएगा नील। सर ऐसा हो नहीं सकता। मतलब आप अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ जो आप एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा दोगे और 50 लाख माइनस 50 लाख करके अपनी इनकम जीरो कर दोगे और बोलोगे कि भैया मेरी इनकम जीरो होगी, टैक्स नील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने ना गवर्नमेंट के ये जो सेक्शन है ना 80C से लेके 80U, इन सेक्शनों के अनुसार गवर्नमेंट ने बहुत सारे खर्चे बोले थे। मान लो मैंने वो सारे खर्चे कर लिए, वो सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास स्लिप्स तो होंगी, तो मैंने क्या करा, इनकम टैक्स ऑफिसर को बोला, मैं इनकम टैक्स वाले भाई साहब ये लो जी एक्सपेंडिचर नंबर 1, एक्सपेंडिचर 2, एक्सपेंडिचर 3, एक्सपेंडिचर 4, एक्सपेंडिचर 5, एक्सपेंडिचर 6, मैंने 6 अलग अलग एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स ऑफिसर्स को दिखाए हैं। और वो 6 के 6 एक्सपेंडिचर ना वो वाले एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन में एक वैलिड एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। और वो सारे स्लिप्स मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को दिखाया और मैंने उनको बोला कि सर ये मैंने 6 अलग अलग वैरायटी के एक्सपेंडिचर करे हैं, ये 6 के 6 एक्सपेंडिचर मैं अपनी इनकम में से माइनस करवा के टैक्स में सेविंग लेना चाहता हूं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर पता क्या बोलेंगे, सर वो बोलेंगे ये जो आप हमें 6 एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो ना, एक्सपेंडिचर नंबर 1 आपने बहुत ज्यादा कर रखा है, ये सारा एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करवा सकते। उन्होंने ना एक लिमिट बांध के रखी होगी। अगर मैं उनको बोलूंगा कि मैंने एक्सपेंडिचर करा है 10 लाख का, वो बोलेंगे सॉरी सर आप 10 लाख माइनस नहीं करवा सकते, आप 1.5 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करवा सकते, बात खत्म हो गई। मतलब और एक्सपेंडिचर नंबर दूसरा, वो कहते हैं ये दूसरा एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल बेकार है, तो आप माइनस ही नहीं करा सकते, बिल्कुल बेकार हो गया। मतलब मैं अपने सारे एक्सपेंडिचर ले लेके जाऊंगा और वो मेरे ना इन सारे एक्सपेंडिचर में ना कमियां निकाल निकाल के ना मेरे सारे एक्सपेंडिचर बिल्कुल बकवास कर देंगे और सारा नाश पीट देंगे, बोलेंगे आप ज्यादा एक्सपेंडिचर माइनस करवा ही नहीं सकते, बात ही खत्म। मतलब मैं अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के लेके जाऊंगा और मेरे सारे एक्सपेंडिचर को इनकम टैक्स ऑफिसर एनालाइज करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये सारे एक्सपेंडिचर आप माइनस नहीं करवा सकते, इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर बिल्कुल बकवास हैं और कुछ एक्सपेंडिचर की अमाउंट उन्होंने लिमिट बांध के रखी है कि अगर मैं वो खर्चा 50, मान लो मैंने खर्चा 5 लाख का दिखाया है, तो गवर्नमेंट बोलेगी आप ये 5 लाख सारा माइनस नहीं करवा सकते, इसी 5 लाख की खातिर हम आपको 1.5 लाख छोड़ सकते हैं, बात खत्म। 50,000 माइनस करवा सकते हैं, बात खत्म। हर एक एक्सपेंडिचर की उन्होंने एक लिमिट, एक रिस्ट्रिक्शन अमाउंट बना के रखा हुआ है, तो आप अपनी इनकम में से ना सारा एक्सपेंडिचर माइनस नहीं करवा सकते फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग। तो मैंने आपके आगे बात रखी है फाइनली आज इस वीडियो के अंदर। अगर मैं ज्यादा बात ना करूं तो सर प्लीज आप हमें अब वो फटाफट एक्सपेंडिचर बताओ, कौन से वो एक्सपेंडिचर हैं जो हम अपनी इनकम में से माइनस करके टैक्स में सेविंग ले सकते हैं। सर हमें फटाफट वो वाले एक्सपेंडिचर बता डालो। और चैप्टर कौन सा कर रहे हो आप, ये चैप्टर अंडर सेक्शन 80C to 80U या चैप्टर 6A आप कर रहे हो ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो सर हमें फटाफट बता दो वो एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहले आप आ जाओ एक्सपेंडिचर नंबर 1। एक ना मैं आपको ये सारे एक्सपेंडिचर करा रहा हूं आज इस वीडियो में, आप मेरे से एक्सपेंडिचर देख रहे हो, एक्सपेंडिचर्स कि सर कौन से वो एक्सपेंडिचर हम अपनी इनकम में से माइनस करवा के टैक्स में सेविंग ले सकते हैं। अब मैं आपको ना लगातार बार बार एक्सपेंडिचर बताता रहूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला एक्सपेंडिचर आप इनकम से माइनस करा लो, ये वाला एक्सपेंडिचर इनकम से माइनस करा लो, ये वाला एक्सपेंडिचर इनकम से माइनस करा लो। इनकम आपकी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। इनकम कम होगी तो कम इनकम के ऊपर टैक्स जब लगेगा तो वो टैक्स भी कम लगेगा, अच्छी बात है। मैं मतलब बार बार इस टॉपिक को सिखाते वक्त मैं बार बार ऐसे बोलता रहूंगा कि भैया मैंने ये एक्सपेंडिचर करा, मेरी इनकम से माइनस कर दो, टैक्स में क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। टैक्स में सेविंग क्यों होगी, अगर वो एक्सपेंडिचर इनकम में से माइनस होगा तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स भी बहुत कम लगेगा, टैक्स कम लगेगा तो भैया टैक्स में अच्छी बात है, टैक्स कम लग रहा है, टैक्स में सेविंग हो रही है। तो सबसे पहले तो आप देखो अंडर सेक्शन 80C, मतलब ये सारे सेक्शंस पढ़ रहे हो आप, गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाए हुए हैं, चैप्टर का नाम भी क्या है, अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो आपने सेक्शन कौन कौन से सीखने हैं सर, सबसे पहले आपने मेरे से सीखना है अंडर सेक्शन 80C सीखना है, फिर आपने उसके बाद मेरे से अगला सेक्शन सीखना है जिसका नाम है अंडर सेक्शन 80CCC, फिर सीखना है आपने 80CCD सब सेक्शन 1, फिर आपने सीखना है 80CCD सब सेक्शन 1B, फिर सीखना है अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2, फिर सीखना है 80D। अरे भैया ये सेक्शन चल रहे हैं, इन्होंने 80U तक जाना है। 15 मिनट हो गए वीडियो में, अब आ जाओ आप फटाफट ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सर हमें ये बताओ अब अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80C में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो आप अपनी इनकम में से माइनस करके अपने टैक्स में क्या ले सकते हो, सेविंग ले सकते हो। सर सबसे पहले तो गवर्नमेंट बताइए करती है, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करती है। गवर्नमेंट पब्लिक को कहती है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो, इनकम में से माइनस करवाओ और टैक्स में सेविंग ले लो।
और इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात भी नहीं होती है, अच्छी बात होती है यार। सेविंग करने से बेटर है कि पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करोगे, जिसको भी वो पैसे मिलेंगे वो बंदा उस पैसों को कहीं आगे इन्वेस्ट करेगा, एक चेन चलेगी, बिजनेस सेटअप होंगे, कहीं ना कहीं आपका पैसा घूम घूम के कहीं ना कहीं जाएगा और आप ही को मिलेगा एट द एंड रिटायरमेंट पे अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स करनी अच्छी बात होती है, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टमेंट आपके पैसों को मनी मल्टीप्लायर करता है, चेन से चेन जुड़ती है, एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना इन्वेस्टमेंट को करती है प्रमोट। गवर्नमेंट कहती है आप इन्वेस्टमेंट करो, अपनी इनकम में से माइनस करवाओ और टैक्स में सेविंग लो, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो ब्याज नहीं आएगा उसके ऊपर का, जो मैच्योरिटी पे इकट्ठा पैसा मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। और बोलो, मतलब कितना अच्छे अच्छे बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। तो लो जी, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कहती है। और हाँ, एक और बात, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स बनाई हुई हैं। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप हमारी बताई हुई कुछ स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो ही हम आपको आपकी इनकम में से उस इन्वेस्टमेंट को माइनस करवा के बची हुई इनकम पे टैक्स लगाएंगे। अब वो इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है वो देखो आप। अच्छा, एक और बात मैं ये भी कह दूं, अगर मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, जैसे मान लो मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करे हैं, मैं ये पैसे इन्वेस्ट करूंगा कहां से? ऑब्वियसली यार, ये जो मेरी 50 लाख की इनकम है इसी में से इन्वेस्ट करूंगा ना। मान लो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है, तो अगर मैं इस 50 लाख में से 5 लाख माइनस करवाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्ट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, पैसे तो खर्च करे हैं ना। इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, यार आपने पैसे खर्च करे होंगे, पैसे जा रहा होगा, एक्सपेंडिचर हो गया, पैसा चला गया, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मान लो मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है, मेरा वो एक्सपेंडिचर हो गया, वो 5 लाख मैं कहां से लाऊंगा? मैंने 50 लाख में से वो 5 लाख रुपए खर्च करा होगा। अब 50 लाख में से 5 लाख की अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूं तो बच कितने गए पैसे? 45 लाख। तो टैक्स किसके ऊपर लगेगा? 45 लाख के ऊपर लगेगा। उस 5 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि वो आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो कितना अच्छा है ना। गवर्नमेंट कहती है कि आप जब पैसे इन्वेस्ट करते हो तो जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो ना उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते हैं। तो दैट इज गुड। तो इन्वेस्टमेंट करने से आपकी जो इनकम होती है वो कम हो जाती है, और फिर जो टैक्स होता है वो उस कम इनकम के ऊपर लगता है। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो दैट इज गुड, अच्छी बात है। तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कौन कौन सी सर, फिर हमें सर फटाफट बता दो अब कि कौन कौन सी वो इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से वो इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंडिचर है जो हम करें और अपनी इनकम में से यहां माइनस करवाएं और टैक्स में सेविंग ले ले फटाफट। लो जी, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कहती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करो। पीपीएफ शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोल रहे हैं? पीपीएफ। पीपीएफ गवर्नमेंट कहती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप पैसे इन्वेस्ट करो। सर ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ना, ये मैक्सिमम ना 15 साल के लिए खुलता है। एक बात मैं थोड़े फीचर बता दूं आपको, पीपीएफ के थोड़े फीचर बता रहा हूं आपको कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये 15 साल के लिए खुलता है। यहां पर जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 साल के अंदर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपए की कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए। और एक और बात, अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोला, जैसे मान लो मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खोलने के लिए गया, मैंने पहले साल 1.5 लाख रुपए जमा करा दिया। अब 15 साल लगातार मेरे को हर साल 1.5 लाख जमा कराना पड़ेगा। लेकिन उसके अगले साल अगर मान लो मैंने 1.5 लाख जमा नहीं कराया तो मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए मेरे को अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे सर। ये सब बजट भी होती हैं। लेकिन मैं आपको पीपीएफ अकाउंट, मैं कोई यहां इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं लगा जो आपको एक एक करके इन्वेस्टमेंट समझाने लग गया हूं। मैं तो बस आपको ये बताने में लगा हूं कि गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की। ये पहले पोस्ट ऑफिस में खुलता था, अब ये हर बैंकों में खुलने लग गए। आप प्राइवेट बैंक चले जाओ, गवर्नमेंट बैंक चले जाओ, सारे बैंकों में पीपीएफ खुल जाता है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या हो रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर आप ये अकाउंट खोलते हो तो 15 साल के लिए ये खुलता है। एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको एवरी ईयर 15 साल लगातार देते रहना चाहिए, लगातार देना होता है। और 1.5 लाख से ज्यादा आप यहां पर 1 साल में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये मैंने देखो इसकी रेटिंग क्या दी है। रेटिंग में मैंने 3 बार लिखा है ऐसे, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। सर आपने 3 बार एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट क्यों लिखा है ये सुनो। अब सर सपोज करो, मान लो मेरी 12 लाख रुपए की इनकम है। क्या बोला मैं? मान लो मेरी 12 लाख रुपए की इनकम है, इसमें से 1.5 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर दिया था पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर। मैंने कहां इन्वेस्ट कर दिया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब 12 लाख में से अगर 1.5 लाख मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे पास बच कितने गए? 10.5 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स वाले टैक्स किस पे लगाएंगे? 12 लाख पे नहीं लगाएंगे, वो टैक्स इस 10.5 लाख के ऊपर लगाएंगे। इस 1.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस 1.5 लाख को मैंने पीपीएफ में क्या कर दिया था? इन्वेस्ट। और इस 1.5 लाख को मैंने 15 साल के लिए ब्लॉक करा लिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब आप पहली बात तो सबसे, मैं अगर ज्यादा आगे ना जाऊं, सिर्फ इतनी बात बोलूं आपसे, क्या इस 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगा? नहीं लगा सर। टैक्स तो 10.5 लाख के ऊपर लगा, क्योंकि 1.5 लाख, 12 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने के बाद जो 10.5 लाख आया, टैक्स तो सर इस 10.5 लाख के ऊपर लगा ना। इस 1.5 लाख पे थोड़ी ना टैक्स लगा है।
इसका मतलब आप मानते हो क्या कि जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जब हमने ये 1.5 लाख इन्वेस्ट करा था इस 12 लाख में से, तो इस 1.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगा। तो यानी कि जब हम एग्जेम्प्ट जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तब भी ये पैसे एग्जेम्प्ट होते हैं। और 1.5 लाख के ऊपर 1 साल खत्म होने के बाद जो मुझे ब्याज नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो वो रिटर्न जो मिलेगा वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। और फिर यही 1.5 लाख और ब्याज के साथ इकट्ठा पैसा जब मेरे को मैच्योरिटी पे मिलेगा, तब भी मैच्योरिटी वो सारा क्या पैसा होगा, एग्जेम्प्ट होगा। मतलब पहला एग्जेम्प्ट क्यों लिखते हैं कि जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तब भी वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। दूसरा एग्जेम्प्ट क्यों लिखते हैं, उसके ऊपर जो रिटर्न्स आते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं। और तीसरा एग्जाम्प्ट क्यों लिखते हैं, जब ये सारा पैसा इकट्ठा मैच्योरिटी पे जब मिलता है तब भी ये सारा का सारा पैसा अंडर सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्प्ट होता है, दूर दूर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या अच्छी चीज है बताओ। मतलब आपने 12 लाख में से जब ये 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया था तो आपकी इनकम बच कितनी गई थी, 10.5 लाख रुपए। तो इनकम टैक्स वालों ने टैक्स इस 10.5 लाख के ऊपर लगाया था, इस 1.5 लाख के ऊपर टैक्स लगाया ही नहीं, क्योंकि ये 1.5 लाख आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया था। तो ये जैसे ही आपने ये पैसा इन्वेस्ट करा 1.5 लाख, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो इसलिए इन्वेस्ट करने पर ये 1.5 लाख एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद जो उसका रिटर्न मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और मैच्योरिटी पे जब ये सारे पैसे एक साथ इकट्ठे मिलेंगे तब भी एग्जेम्प्ट होंगे। मैंने ना पीपीएफ का एक कैलकुलेटर डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप एक बार देखो तो सही है, ऐसे थोड़ी जनरल नॉलेज अवेयर हो जाती है। और क्या मतलब, आप देखो पहले साल की शुरुआत में मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, ठीक है, और ब्याज पता है कितना मिल रहा है यहाँ पे, 7.10% मिल रहा है। जुलाई 2020, भाई साहब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो भी देख लो पीपीएफ में 7.10% चल रहा है, वरना ये 8.5%, 9%। तुम्हें पता है पीपीएफ में एक टाइम ऐसा भी आया था कि 12% तक पीपीएफ पे ब्याज मिला है, 12% तक, समझ रहे हो। बट फिलहाल मैं आपके आगे बात रख रहा हूं कि देख लो पीपीएफ कोरोना के टाइम पे भी, इतनी महामारी के टाइम पे भी सारे मंदी चल रही है, लेकिन पीपीएफ अभी भी 7.10% का ब्याज दे रहा है। कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट है, आप ये भी देखो पहले तो। एनीवे, मैं आपको बता रहा था क्या कि पहले तो आप ये देखो 7.10% का ब्याज मिल रहा है। तो पहले साल ना मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा। अब आप देखो 1.5 लाख का आप एक बार 7.10% निकाल के देखो क्या आ रहा है, 10,650 रुपए आया है। देखो यही लिखा 10,650, ठीक है। अब ये वाले पैसे और 10,650 इकट्ठे प्लस हो गए, कितने हो गए, 160,650 ग्रैंड टोटल हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस है। यही बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अभी पिछले साल मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, अब इस साल मैं 1.5 लाख दोबारा इन्वेस्ट करूंगा। एक तो ऑलरेडी मेरे बैंक में ये पैसे पड़े होंगे, 1.5 लाख मैंने और इन्वेस्ट कर दिया, अब इन दोनों को करो इकट्ठा प्लस, टोटल ये पैसे हो गए। अब इसके ऊपर मिलेगा 7.10% पूरे साल का ब्याज। ये देखो 22056, ये देखो 22056, देखा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं हो गया। आपको नहीं लगता ये जो ब्याज था, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल गया। ऐसे ना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और पैसों की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अब हुआ क्या, अब ये वाला पैसे, ये वाले पैसे और ये वाले पैसे, तीनों पैसे प्लस होके ये आ गया 332706, और यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। और साल जैसी ओपनिंग बैलेंस आ गया और साल की शुरुआत में हमने 1.5 लाख रुपए फिर इन्वेस्ट कर दिया। अब साल की शुरुआत में हमने 1.5 लाख भी इन्वेस्ट करा हुआ था और साल की शुरुआत में ये वाले पैसे भी पड़े हुए थे। अब इन दोनों पैसों को इकट्ठा प्लस करने के बाद उसके ऊपर जैसे साल खत्म होगा 7.10% का ब्याज, 7.10 का ब्याज फिर से मिल जाएगा, और वो ब्याज होगा 34272। फिर ये तीनों पैसे प्लस हो जाएंगे, फिर ये इतने पैसे हो जाएंगे, फिर ये क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब साल की शुरुआत में इतना पैसा पड़ा होगा और साल की शुरुआत में मैंने 1.5 लाख फिर इन्वेस्ट कर दिया होगा, फिर ये पैसे इकट्ठे प्लस हो जाएंगे, फिर इसके ऊपर 7.1% ब्याज मिलेगा, फिर ये पैसे हो जाएंगे साल के एंड में, तीनों पैसे प्लस करेंगे। आप इमेजिन करो 15 साल लगातार ऐसे चलता रहा। आपने देखो ना, हर साल ये 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख आपने हर साल इन्वेस्ट करा है। मान लो हर साल मैं 12 लाख कमाता हूं, हर साल मैं 1.5 लाख यहां जमा कराता हूं, हर साल 12 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने के बाद टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, 10.5 लाख के ऊपर। जो 1.5 लाख मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उस 1.5 लाख के ऊपर क्या टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा सर, नहीं लग रहा। यानी इन सारे 1.5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगा, क्योंकि हर साल मेरी इनकम 12 लाख होती है। 12 लाख में से अगर मैं 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दूंगा तो 12 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने के बाद पैसे बच कितने गए, 10.5 लाख। तो टैक्स तो 10.5 लाख के ऊपर लगा ना, 1.5 लाख पे तो टैक्स लगा ही नहीं। तो आप हर साल 1.5 लाख ऐसे इन्वेस्ट करते रहते हो तो उस 1.5 लाख पे टैक्स तो लग ही नहीं रहा। और ऊपर से यानी कि वो 1.5 लाख इन्वेस्ट करते वक्त क्या था, एग्जेम्प्ट। यानी और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, ये जो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, ये भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट। और मैच्योरिटी पे 15 साल बाद आपको जब ये पैसा मिलेगा ना, 40,68,209 रुपीज, ये जो पैसे मिलेंगे ना आपको, ये भी पैसे क्या होंगे, सारे के सारे एग्जेम्प्ट।
तो ये एक इन्वेस्टमेंट बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। साल का आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, 15 साल तक आप लगातार देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, और 15 साल के बाद जब आपको आपका ही 1.5 लाख रुपए वापस मिलेगा तो आपको 40,68,209 जब ये पैसे मिलेंगे, ये सारे पैसे 100% क्या होंगे बताओ? एक तो ये वाले सारे पैसे 100% एग्जाम्प्ट है, ये जो ब्याज आपको मिल रहे हैं सारे वो भी सारे एग्जाम्प्ट है। हर साल 1.5 लाख रुपए जो आप जो इन्वेस्ट करते हो अपनी इनकम में से, जो आप इन्वेस्ट करते हो, तो भी वो पैसे एग्जाम्प्ट हो रहे थे क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख थी। 1.5 लाख आप उसमें से इन्वेस्ट कर देते हो, तो 12 लाख में 1.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद बच कितने गए? 10.5 लाख रुपए। इनकम टैक्स वाले टैक्स किस पे लगाते हैं? 10.5 लाख पे लगाते हैं। 1.5 लाख पे वो टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो 1.5 लाख भी एग्जाम्प्ट हो गया। हर साल आपको 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स वाले छोड़ते रहते हैं, हर साल उसके ऊपर ब्याज भी आपको छोड़ते रहते हैं। एग्जाम्पशन और मेच्योरिटी पे जो इकट्ठा पैसा आपको ये वाला मिलेगा, ये भी क्या होगा? सारा का सारा एग्जाम्प्ट होगा। आप देखो ना क्या बढ़िया चीज है ये तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था। तो हर साल अगर आप यहां 1.5 लाख जमा कराते हो तो आप देखो ना, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट की स्कीम है फाइनली, तो इसकी ट्रिपल रेटिंग है, एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। पहला एग्जाम्प्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने पे, दूसरा एग्जाम्प्ट होता है जब उसका ब्याज मिलता है, और तीसरा एग्जाम्प्ट होता है जब वो पैसा इकट्ठा मैच्योरिटी पे मिलता है, तब भी वो अंडर सेक्शन 10(10)(d) में क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। और ये सारा आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, पीपीएफ। मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा करा सकते हो। अगर ऐसी जगहों पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो गवर्नमेंट कहती है आप अपनी इनकम में से माइनस करवा के टैक्स में सेविंग ले सकते हो। अच्छा, एक अगली इन्वेस्टमेंट और देखो गवर्नमेंट की, सुकन्या समृद्धि योजना। सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है बस। सर सुकन्या, कन्या लिखी है ना, तो ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ना, सिर्फ कन्या लड़कियों के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। और ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये 21 साल के लिए, यहां पर भी ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और इसकी भी रेटिंग देखो आप क्या है? एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट एग्जाम्प्ट। मतलब इन्वेस्ट करोगे तब भी एग्जाम्प्ट, जो इंटरेस्ट मिलेगा तब भी एग्जाम्प्ट, मैच्योरिटी पे जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तब भी एग्जाम्प्ट है। और ये मैच्योरिटी पे पैसे उस लड़की को मिलेंगे जिस लड़की के नाम पे ये खोला था। जब तक वो लड़की 21 साल की नहीं हो जाती ना सर, तब तक ये पैसे उसको नहीं मिलेंगे। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हर साल उस लड़की के नाम पे मैं 1.5 लाख रुपए जमा करा सकता हूं। इसका भी मैंने ना एक कैलकुलेटर डाउनलोड किया था इंटरनेट से, आप एक बार ये देखो, सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। इसमें क्या हो रहा है? मैं एवरी ईयर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर ईयर, क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट पर ईयर। एवरी ईयर मैं 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं। मान लो मेरी लड़की आज 1 साल की है और आज मान लो 2020 चल रहा है, 2035 में अगर मैं हर साल 1.5 लाख रुपए देता रहूं, इमेजिन करो हर साल मैं 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख देता रहता हूं। जैसे अभी मैं पीपीएफ में यहां पे हर साल 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख नहीं दे रहा, ऐसे ही मान लो यही चार्ट मान लो सुकन्या समृद्धि योजना का ही है। मान लो यही चार्ट सुकन्या समृद्धि योजना का है और हर साल मैं 1.5 लाख से 15 साल दे रहा हूं। यही ओपनिंग, ईयरली इंटरेस्ट, ये सारे ब्याज क्या हो जाएंगे? एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अब देखो यहां पर पीपीएफ में अगर हम हर साल 1.5 लाख देते हैं तो 15 साल के बाद मैच्योरिटी पे पैसे कितने मिल रहे थे? 40 लाख, ठीक है, 15 साल के बाद। लेकिन यहां देखो ना, 2020 से लेके 2035, यहां भी तो पूरे 15 साल है। अरे भैया यहां भी तो 15 साल है, हर साल 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, हर लगातार देते रहे 15 साल तक। तो यहां सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं हर साल 1.5 लाख, अगर मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट ना करके सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करता हूं अगर हर साल 1.5 लाख रुपए, 15 साल तक मैं 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता रहा, तो मैच्योरिटी पे पैसे देखो क्या मिल रहे हैं? 68,30,000। यहां की मैच्योरिटी पे क्या मिल रहे थे? 40 लाख मिल रहा था। यहां की सिक्योरिटी पे क्या मैच्योरिटी पे क्या मिल रहे हैं? 68,30,000। लेकिन यह स्कीम का फायदा तभी मिल सकता है ना जब आपके घर में लड़की हो। अच्छी बात है ना, लोग आज भी पता है दिल्ली में तो ऐसा नहीं है कि अगर लड़की घर में हो गई, हमें तो लड़का चाहिए था, घर में लड़का चाहिए था, घर में लड़की हो गई है, ये अच्छी बात नहीं है, ये वो पता नहीं कैसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है। इस चीज को ना लोगों के दिमाग से हटाने के लिए भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अरे भैया आप इमेजिन करो यार, पीपीएफ से तो, अरे पब्लिक प्रोविडेंट फंड से तो बढ़िया इन्वेस्टमेंट मेरे को ये सुकन्या समृद्धि लग रही है। इस केस में तो ये दुआ करनी चाहिए कि भैया हमारे घर में भगवान लड़की पैदा करे, क्योंकि लड़की पैदा करेगी, अगर भगवान हमें लड़की देगा तो हम सबसे पहले तो उस लड़की का पहले साल में क्या खोल देंगे? ये योजना का अकाउंट खोल देंगे, हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते रहेंगे, 15 साल, तब भी 2020 2035, 15 साल तक लगातार इन्वेस्ट करेंगे। और आप मुझे बताओ मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा? 68,30,000, ये 15 साल बाद। और ये लड़की को, जिस लड़की के नाम पे ये पैसे जमा कराया ना हमने 68,30,000, ये पैसे उस लड़की को मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब वो लड़की 18 साल की होगी या फिर 21 साल की होगी।
लेकिन आप ये वाले पैसे ना पहले भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि रीजंस होते हैं, प्रॉपर रीजन होते हैं, जैसे लड़की की या चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए हो, या कोई कोई मेजर हॉस्पिटलाइज होगी, बीमारी लग गई हो कोई, या शादी करानी हो, ऐसी कोई मेजर अगर आपका रीजन है तो आप प्री मैच्योर भी करवा सकते हो इन पैसों को, लेकिन करवाना नहीं चाहिए। एटलीस्ट 15 साल तमीज से ये पैसे देते रहने चाहिए ताकि हम ये 68,30,000 के इस अमाउंट तक रीच करें। एनीवे, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको ये बता रहा हूं क्या कि भैया हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कराओ और अपनी इनकम से माइनस करवाते रहो। और एक तो ये 1.5 लाख जब आप इन्वेस्ट करोगे तब भी एग्जाम्प्ट होगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट होगा, और मैच्योरिटी पे जब ये इकट्ठा नहीं मिलेगा तब भी एग्जाम्प्ट होगा। बताओ। एनीवे, सुकन्या समृद्धि योजना, मान लो मैंने 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम यहां भी इन्वेस्ट करा हुआ है। अच्छा, एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये है, ये वाली इन्वेस्टमेंट पता है किन लोगों के लिए है? ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल की हो चुकी है एग्जैक्टली। मतलब अगर मैं 18 साल का हूं ना तो मेरे लिए ये स्कीम एक्टिवेट नहीं हो सकती। सर ये स्कीम उन लोगों के लिए एक्टिवेट होगी जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो 60 साल से, जो एग्जैक्टली 60 साल के हो या 60 साल से ऊपर के हो, उनके लिए ये स्कीम है बस। और इस स्कीम के अंदर ना आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। आप मिनिमम ये 5 साल के लिए तो करवानी ही होती है, मैक्सिमम आप जितने मर्जी सालों के लिए करा लो। मैं तो कह रहा हूं 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा 5 साल करा लो, फिर 5 साल करा लो, जब तक वो बुजुर्ग आदमी जिंदा है वो करते रहेंगे। बट मैंने आपके आगे बात रखी है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये भी एक स्कीम है, लॉकिंग पीरियड इसका, लॉक पीरियड 5 साल का है, यहां भी ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भाई साहब यहां 15 लाख रुपए की हो सकती है। और अकाउंट एक्टिवेट ऑफ आफ्टर एट द एज ऑफ 60 ईयर। हाँ, ये अकाउंट एक्टिवेट कब होगा? जब आप एग्जैक्टली 60 साल के हो जाओ या 60 साल से ऊपर हो जाओ, तब ये अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और मैक्सिमम पैसे आप एक साल 15 लाख रुपए यहां जमा करा सकते हो, और 3 साल लगातार ये पैसे जब आप ये पैसा इन्वेस्ट करोगे तब भी एग्जाम्प्ट होगा, जब इसके ब्याज मिलेंगे वो भी एग्जाम्प्ट होंगे, और मैच्योरिटी पे जब इकट्ठा पैसा मिलेगा तो भी एग्जाम्प्ट ही होगा। और जो इसका ब्याज होता है ना वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता रहता है। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं ना आपको, आप एक बार देखो ना, ये इसका भी मैंने कैलकुलेटर डाउनलोड किया था। ये देखो आप, ये है इन्वेस्ट सीनियर सिटीजन, ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर। मैंने मतलब मान लो मैं 60 साल का हो गया हूं आज, ठीक है, तो जैसे ही मैं रिटायर हुआ मेरे पास 15 लाख रुपए पड़ा था, मैंने 15 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाके आज पहले दिन ही, मतलब आज इमीडिएटली पहले दिन मैंने 15 लाख रुपए जाके जमा करा दिया। जैसे बैंक में एफडी नहीं करवाते हैं, जैसे बैंक में एफडी करवाते हैं, ऐसी बैंक में एफडी ना करवा के मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 15 लाख रुपए जमा करा दिए। 5 साल के लिए ये मेरा 15 लाख रुपए उस स्कीम में ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक। अब मैं 5 साल तक निकलवा नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना। प्री मैच्योर नहीं होगा ये, मेरे ख्याल प्री मैच्योर 2.5 साल के बाद हो सकता है, 3 साल के बाद हो सकता है, कुछ पैसे कटेंगे। बट मैं आपके आगे बात रख रहा हूं कि आप प्री मैच्योर मत करवाओ प्लीज, है। 2 मिनट के लिए मान लो कि सब कुछ बढ़िया हो रहा है, आज मैं 60 साल का हो गया हूं, मैंने 15 लाख रुपए स्कीम में जाके जमा करा दिया है। पूरे 5 साल तक ये पैसा 15 लाख रुपए इस स्कीम में जमा रहेगा, और ब्याज की दर क्या चल रही है? 7.4%। ये मैं आज का बता रहा हूं आपको, आज का, वरना ये 8.86% होता है। ये भैया कोरोना के टाइम चल रहे हैं इसलिए इतने कम हो गए, वरना ये 9% तक सोचे, 9%, 9.5%, 10% ऐसे होते हैं। एनीवे, अभी फिलहाल देखो ना, अभी है 7.4% 5 साल। अब मैंने 15 लाख जमा करा दिया, 5 साल लगातार मुझे हर साल 7.4% ब्याज मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब आप पहले देखो, मैच्योरिटी पे ये वाला 15 लाख मैच्योरिटी पे कितना हो जाएगा? 20,55,000 हो जाएगा। अब बताओ, ब्याज कितना कमाया आपने? 5,55,000 कमाया, और यही ब्याज ना आपको क्वार्टरली लेवल पे रिसीव होगा, क्वार्टरली लेवल पे रिसीव होगा, मतलब हर 3 महीने बाद आपको ब्याज मिलता रहेगा। और जो ये ब्याज मिलेगा ना सर, ये एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा दूर दूर तक। वरना हालांकि आपने अदर सोर्स चैप्टर में सीखा होगा कि जैसे ही एक ब्याज एक साल में 10,000 से ज्यादा आता है तो पहले 10% का टीडीएस कटता है, उसके बाद वो पैसे आते हैं। यहां पर तो कोई टीडीएस भी नहीं कटेगा सर, ये प्योर ब्याज आपको मिलेगा 27,750 रुपए। थिंक यार, क्या बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ये वाली। एनीवे, बट मैंने आपको बताया क्या कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये भी एक स्कीम है। अगर आप यहां पर आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए साल का एक बारी आप 15 लाख यहां जमा करा दो, 15 लाख जमा करा दो, 5 साल तक आपका वो पैसा ब्लॉक रहेगा। और 15 लाख 5 साल के बाद अगर आप इकट्ठा एक ही बारी लेते हो अगर, तो आपको 20,55,000 रुपए मिलेगा। अब बताओ, 15 लाख रुपए देके अगर आपको 20,55,000 मिलेगा तो बीच में एक्स्ट्रा क्या कमाया आपने? 5,55,000 रुपए, ये आपका ब्याज हो गया। और जो ये ब्याज है 5,55,000 रुपए, ये पूरे 5 सालों का ब्याज है, डिवाइडेड बाय 12 करके ना, और 5 साल का है ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना। पहली बात तो मैंने 15 लाख जमा कराया, और ये 15 लाख 5 साल के बाद कितना हो गया था? 20,55,000 हो गया था।
तो एक्स्ट्रा कितना कमाया हमने? 5,55,000। ये 5 सालों का ब्याज है, डिवाइडेड बाय 5 करो, 1 साल का ब्याज आ गया, डिवाइडेड बाय 12 करो, 1 महीने का ब्याज आ गया, इंटू 3 करो, लो जी 3 महीनों का 1 क्वार्टर का ब्याज हो गया 27,750 रुपए, जो यार यहां पे लिखा था 27,750 रुपए। और जो ये ब्याज मिल रहा है ना, सारा एग्जाम्प्ट है, दूर दूर तक कोई टैक्स नहीं लगेगा भैया इसके ऊपर। टैक्स नाम की चीज ही नहीं है। अब बताओ कितनी बढ़िया चीज है। घर में अगर आपके कोई बुजुर्ग हो तो उनके नाम पे ये पैसे जमा करा दो। ये भी एक स्कीम थी। अच्छा, एक स्कीम का नाम और है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। भाई साहब यहां भी पैसे 5 साल के लिए जमा हो जाते हैं, यहां भी ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है सर। और जब इन्वेस्ट करोगे ना तब तो पैसे एग्जाम्प्ट होंगे, लेकिन जो ब्याज मिलेगा ना इसका वो टैक्सेबल है अब। और जब आपको मैच्योरिटी पे पैसे मिलेंगे ना तब एग्जाम्प्ट होंगे, वो टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ ब्याज के ऊपर टैक्स लगेगा। मिनिमम आप यहां पे 1,000 रुपए जमा करा सकते हो आई थिंक, और मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम तो लिमिट ही नहीं है, जितना मर्जी जमा कराओ यहां पे। जैसे सीनियर सिटीजन में 15 लाख से ज्यादा जमा नहीं करा सकते थे, सुकन्या में 1.5 लाख ज्यादा जमा नहीं करा सकते, पीपीएफ में 1.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं करा सकते ना, लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कोई लिमिट ही नहीं है सर, मैक्सिमम जितना मर्जी जमा कराओ यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने ना एक साल में मान लो 6 लाख रुपए जमा कराया था, मैंने इसका भी कैलकुलेटर डाउनलोड किया है, इसके कैलकुलेटर की भी इमेज मैंने ली थी। आप ये देखो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैलकुलेटर, मैंने साल का 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ये 6 लाख ना पूरे 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और ब्याज क्या मिल रहा है भाई साहब? कंपाउंडेड 8%, हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, ध्यान रखना। उसके बाद यही 6 लाख भाई साहब आप देखो, 5 साल के बाद मैच्योरिटी पे कितना हो जाएगा सर? ये आपका हो गया 8,88,146.57 हो गया। अब बताओ 6 लाख देके अगर आपको 8,88,000 समथिंग मिल रहा है तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है ऊपर? 2,88,146। ये आपको ब्याज मिल गया ना, 5 सालों का ब्याज है ये। सर आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, पूरे 5 साल के बाद आपको मिल कितना रहा है? 8,88,146.57 रुपीज मिल रहा है। मतलब ये एक्स्ट्रा कितना मिला? 2,88,146। ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये पूरे 5 इयर्स का है। अब क्योंकि ये वैल्यू 5 ईयर की है, इसको डिवाइडेड बाय 5 करो तो 1 साल की आएगी, और 1 साल की है ना तो 1 साल और डिवाइडेड बाय 12 करो, महीने का कितना आ गया? 4802। महीने का क्या कर रहे हो? इंटू 12 कर लो ना, पूरे साल का ब्याज कितना हो गया? 57,629 रुपीज। यही ब्याज ना इनकम फ्रॉम हेड अदर सोर्स में आएगा, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा एज पर नॉर्मल स्लैब रेट्स। समझ आ गई बात? और अब क्योंकि आप हर साल नॉर्मली ब्याज तो ले ही रहे थे, हर साल ब्याज लेते रहते हो, आप लेते रहते हो, तो मैच्योरिटी पे तो फिर आपको चुपचाप आपका 6 लाख ही मिलेगा। तो जो मैच्योरिटी पे आपको प्रिंसिपल जब 6 लाख वापस मिल जाएगा तो वो भी 6 लाख एग्जाम्प्ट होगा, उस समय टैक्स नहीं लगेगा उस 6 लाख के ऊपर। ये भी बढ़िया है। उसके बाद ना एक स्कीम का नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यूलिप। इसमें ना मैक्सिमम अमाउंट जितना मर्जी जमा कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। रेटिंग क्या है? सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस है, अभी मैं बताना नहीं चाहता। और 5 साल के लिए इसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। एक स्कीम का नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ELSS। आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करना ELSS क्या होता है भाई साहब। एंड इक्विटी, ये एक तरीके से इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा इन्वेस्ट होता है, और इसकी भी सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस होती है। मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर करवाऊंगा, तब आपको ELSS की स्कीम्स के बारे में जब मैं वहां पे डिस्कस करूंगा तब मैं वहां डिस्कस करूंगा, ठीक है कि नहीं है? इसलिए मैंने लिखा है सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। टैक्स लगते हैं सर, इसके ऊपर लगते हैं। 1 लाख तक का टैक्स इसमें माफ होता है। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे कमाया तो फिर उसके बाद 10% का स्पेशल टैक्स लगेगा। देखो मैं अभी बात नहीं कर रहा ये वाली सारी, जब हम चैप्टर करेंगे ना कैपिटल गेन तब डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी ये 80 ATU वाला चैप्टर चल रहा है, और 80 ATU वाले चैप्टर में मैं आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं? इन्वेस्टमेंट्स बता रहा हूं सर। ये मैं आपको वो इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं कि अगर आप ये वाली इन्वेस्टमेंट अपनी इनकम में से करोगे ना तो वो इनकम, वो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो आपकी इनकम को कम कर देगा। समझ रहे हो? 12 लाख की इनकम है, 1.5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 12 लाख में 1.5 लाख माइनस करा लोगे तो बच कितना गया? 10.5 लाख रुपए। इनकम टैक्स वाले टैक्स ना 10.5 लाख के ऊपर लगाएंगे। वो जो 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया था ना, उस 1.5 लाख पे वो लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। बताओ अच्छी बात नहीं है क्या? तो इन्वेस्टमेंट करने से आपको बेनिफिट मिल तो रहा है। अच्छा, अब आप देखो, अब जैसे मैं हूं, जब मुझे ये बात पता लगी ना कि इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है, तो मैंने ना क्या करा, गवर्नमेंट की फटाफट इंटरनेट से ना गवर्नमेंट की वो सारी स्कीमें सर्च करी और पता लगाया भैया पीपीएफ बहुत बढ़िया है, 1.5 लाख मैंने यहां भी इन्वेस्ट कर दिया। अपनी लड़की के लिए सुकन्या का 1.5 लाख मैंने यहां भी इन्वेस्ट कर दिया। सीनियर सिटीजन के लिए मान लो मैंने 15 लाख यहां भी इन्वेस्ट कर दिया। मान लो मैं 60 साल का हूं, मैंने 15 लाख यहां भी इन्वेस्ट कर दिया। मैंने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट कर दिया। मान लो यूलिप के अंदर भी मैंने 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, और ELSS के अंदर भी मैंने 1 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करा था। अब आप मुझे बात बताओ भाई साहब, आप तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बंदे हो यार, आपने तो 1 साल में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मैं तो आपको भी कह रहा हूं आप करा करो ये सारी इन्वेस्टमेंट। भाई साहब कुल मिला के मैंने 1 साल में 27 लाख रुपीस के पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं। अगर कोई बंदा तमीज से अपनी जिंदगी में 30 साल लगातार ऐसे पैसे इन्वेस्ट करता रहे ना सर, 30 साल के बाद मैच्योरिटी पे जब वो 60 साल का होगा ना सर, आप मजाक नहीं कर रहा, ये वाला जो 27 लाख उसने दिया होगा ना, उसका ना कम से कम 6, 7, 8 करोड़ मिलेगा उसको। एनीवे, बट मैं बता रहा था आपको, सीरियस मत ले लेना।
ये सारी इन्वेस्टमेंट्स मैंने अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं अपना, मान लो मैंने एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट करा है, सुकन्या समृद्धि में भी मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, और मान लो मैंने अपने डैडी के नाम पे 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया था। मेरे डैडी मान लो 60+ है, सीनियर सिटीजन है, तो अपने डैडी के नाम पे मैंने ये पैसे जमा करवा दिए थे, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मैंने 6 लाख रुपए जमा करा दिया, और 2 लाख मैंने जमा करा दिया था यूलिप पे, और ईएलएसएस की स्कीम मैंने ली थी, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, ये स्कीम्स मैंने 1 लाख रुपए यहां पे भी मैंने जमा करवाया है, और ये टोटल मैंने पैसा कितना इन्वेस्ट कर दिया, 27 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करे हैं, जो 80C सेक्शन में अलाउ है। ये सारे इन्वेस्टमेंट ना आपके हो गए रोमन नंबर, ये आपका होगा नंबर 1, अलाउड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, अभी मैंने इन्वेस्टमेंट, अभी ये ध्यान रखना, आप याद रखना, 27 लाख रुपए की मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं। नेक्स्ट, अगला एलिजिबल खर्चा अंडर सेक्शन 80C के अंदर कौन सा है सर? वो है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। लोन में बी टेकन फॉर द परचेज और द कंस्ट्रक्शन पर्पस फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। मैं तो बस आपको ये कहना चाहता हूं कि पता क्या है, एग्जाम्पल भी मैंने यहां लिख के दिया। मान लो आज से 3 साल पहले मैंने एक लोन लिया था अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए 5 लाख का। क्या बोला मैं सर? मैं बोला आप मान लो आज से 3 साल पहले मैंने HDFC बैंक से 5 लाख का लोन लिया था, क्योंकि मैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता था। तो मैं एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कराने के लिए मैंने HDFC बैंक से आज से 3 साल पहले 5 लाख का लोन लिया था। वो 5 लाख का लोन मैंने इस साल 10% ब्याज के साथ इस साल मैंने पे कर दिया। इस साल फाइनेंशियल ईयर 1920 के बीच में मैंने इस साल पे कर दिया। ठीक है, तो क्या ये मेरा एक्सपेंड खर्चा नहीं है? क्या ऑब्वियसली अपनी इनकम से ही पे करा होगा ना मैंने ये 5 लाख का लोन भी तो। अच्छा, बट रीपेड दिस ईयर, इस साल मैंने ये 5 लाख का जो लोन था प्रिंसिपल अमाउंट टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट, 5 लाख का 10% 50,000 का ब्याज आ गया, टोटल मैंने 5,50,000 इस साल पे किया था। बट द एलिजिबल अमाउंट ओनली 5 लाख, दैट इज प्रिंसिपल। लेकिन मैं अपनी इनकम से इस साल माइनस कितना करवा सकता हूं? सिर्फ 5 लाख। मतलब सेक्शन 80C के अंदर गवर्नमेंट ने हमें बोला हुआ है, एक एक्सपेंडिचर हमको अलाउ करा हुआ है। गवर्नमेंट कहती है अगर आप कोई होम लोन लेते हो मकान की परचेज के लिए या मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो ब्याज होता है उसको छोड़ो, ब्याज नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हो ना, वो आप अपनी इनकम में से माइनस करा के टैक्स में सेविंग ले सकते हो। जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, सिर्फ वो माइनस करवा सकते हो। मैंने कहा जो ब्याज 50,000 का पे करा है वो उसका कह रहे ब्याज के लिए हम आपको एक अलग सेक्शन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 80EE, उसमें आप ये ब्याज भी माइनस करवा लेना, क्योंकि वहां पर ब्याज मैक्सिमम 50,000 तक माइनस करवा सकते हैं। तो आप एक काम करो, 5 लाख का प्रिंसिपल यहां माइनस करा लो और 50,000 का जो ब्याज होगा वो अंडर सेक्शन 80EE, जब मैं आपको सिखाऊंगा उस सेक्शन में वहां माइनस करा लेना। तो आपको क्या समझ आया सर? अंडर सेक्शन 80C के अंदर मकान होम लोन अगर हम लेते हैं तो उसका जो होम लोन जो हमने चाहे परचेज के लिए लिया हो चाहे मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना सर, वो हम अपनी इनकम में से माइनस करवा के टैक्स में सेविंग ले सकते हैं। एनीवे, ये 5 लाख रुपए भी मैंने कहां से पे करा होगा? ये 27 लाख की इन्वेस्टमेंट भी तो करी है मैंने। 27 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, 5 लाख का मैंने प्रिंसिपल पे करा है, टोटल मैंने 32 लाख रुपए पे करा है। ये 32 लाख भाई साहब मैंने कहां से पे करा होगा? ऑब्वियसली अपनी 50 लाख की इस इनकम से ही पे करा होगा ना। इसके बाद मेरे ना 4 बच्चे हैं, वो जीडी गोयनका स्कूल में पढ़ते हैं। मान लो मेरे 4 बच्चे जीडी गोयनका स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस देने की जिम्मेवारी ऑब्वियसली मेरी है, और मैं उन चारों बच्चों की फीस पूरे साल में जीडी गोयनका स्कूल में अच्छी खासी, जीडी गोयनका बड़ा महंगा स्कूल है, अच्छी खासी फीसेस मैं अपने बच्चों की वहां पे पे करता हूं, भरता हूं। अब गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि सर अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस 80C के अंदर आप खर्चा दिखा के अपनी इनकम में से माइनस करा के टैक्स सेविंग ले सकते हो। ट्यूशन फीस होनी चाहिए, ट्यूशन फीस। अब एक बात बताओ, अगर मैं अपने बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस सबमिट करता हूं, तो जो भी वो ट्यूशन फीस मैंने सबमिट करी होगी एक साल में अपने बच्चों के लिए, हर एक ट्यूशन फीस की जो फीस स्लिप होती है उसके अंदर ना यार ट्यूशन फीस लिखी होती है ना, जो फीस स्लिप होती है ना, फीस स्लिप, उस फीस स्लिप के अंदर ना ट्यूशन फीस होती है, बस चार्ज होते हैं, लाइब्रेरी फीस होती है, कंप्यूटर फीस होती है, लैब फीस होती है, कितनी फीसें होती हैं?
बहुत होती है। एक पूरी फीस स्लिप के अंदर जो सिर्फ ट्यूशन फीस होती है ना सर, मैं उस ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं आपसे। ये डिडक्शन सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए मिली है आपको, और वो ट्यूशन फीस जो आप पे करते हो ना, वो फुल टाइम एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। सिर्फ 2 बच्चों की आप माइनस करवा सकते हो। अगर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की ट्यूशन फीस अगर मैं पे कर रहा हूं, तो इन चारों बच्चों की ट्यूशन फीस में से उन चारों बच्चों की ट्यूशन फीस में से कोई 2 बच्चों की ट्यूशन फीस जो सबसे ज्यादा हो, वो आप माइनस करवा सकते हो। लेकिन ना, ये जो ट्यूशन फीस आप दे रहे हो, ये किसी स्कूल की हो, कॉलेज की हो, या यूनिवर्सिटी की हो, या कोई अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की हो, लेकिन जो भी ये इंस्टीट्यूशन हो इंडिया का, इंडिया के अंदर सिचुएटेड हो। अब कनाडा में मेरे बच्चे पढ़ रहे हो, ट्यूशन फीस मैं कनाडा में पे कर रहा हूं, और वो वाली ट्यूशन फीस मैं इंडिया में अपनी इनकम में से माइनस करवा के 80C में डिडक्शन लेना चाहता हूं, तो सॉरी सर, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप पढ़ो तो सही, चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस की कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। कंडीशन कौन सी है? एक तो सिर्फ 2 बच्चों की माइनस करवा सकते हो, और ये फुल टाइम कोर्स की होनी चाहिए, या किसी स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो, या अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हो, जैसे आकाश इंस्टीट्यूशन है, वहां पर कोई आप ट्यूशन फीस दे रहे हो अपने बच्चों की, लेकिन इंडिया के अंदर होने चाहिए। फिर कह रहे हैं एनी ऑफ 2 चिल्ड्रन हु हैव हायर फीस। अब मान लो आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चों की आप ट्यूशन फीस दे रहे हो, ठीक है, 5 बच्चे हैं ना, 5 बच्चों की ट्यूशन फीस एक एक करके देख लो। जिनकी ट्यूशन फीस सबसे ज्यादा हो रही होगी ना, कोई 2 बच्चों की ऐड करके माइनस करा लो। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे मान लो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों की ट्यूशन फीस मैं एक साल में अपने पहले बच्चे की 30,000 देता हूं, दूसरे बच्चे की 40,000 देता हूं, तीसरे बच्चे की 50,000 देता हूं, और चौथे बच्चे की 80,000 रुपए देता हूं। बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा फीस किसकी है? कोई 2 बच्चे बता दो जिसकी सबसे ज्यादा फीस हो। सर, तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा, इन दोनों की फीसें बहुत ज्यादा जा रही हैं, तो बस फिर ठीक है, एनी ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, दोनों को प्लस कर लो, 1,30,000 रुपए की ट्यूशन फीस का जो ये खर्चा मैं पे कर रहा हूं, ये पैसों का पेड़ लगा है मेरे पास कोई। सर, ये पैसे आप कहां से पे कर रहे हो? सर, ऑब्वियसली सर, हमारी जो ये 50 लाख की इनकम है, यहां से ही पे कर रहा हूंगा ना मैं अपने बच्चों के पैसे, अपने बच्चों की फीस के पैसे, ट्यूशन फीस के पैसे। तो इस 50 लाख में से भाई साहब, एक तो मैंने 27 लाख के इन्वेस्टमेंट करे हैं, 5 लाख का लोन पे करा है, 1,30,000 की अपने बच्चों की फीसें पे करी हैं। क्या ये खर्चे नहीं है? बिल्कुल सर, 80C के अंदर ये सारे खर्चे आते हैं। एक खर्चा और सुनो 80C का, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, SPF। आपको याद होगा सैलरी चैप्टर में मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई थी मैंने, सिर्फ प्रोविडेंट फंड्स के ऊपर, सिर्फ प्रोविडेंट फंड्स के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सैलरी चैप्टर में प्रोविडेंट फंड एक सोशल वेलफेयर स्कीम होती है, उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप मेरी कंपनी में, आपको याद होगा मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, और आपकी 30,000 रुपए, याद है आपको बेसिक सैलरी थी 10,000 रुपए का, मैं आपको DA दे रहा था। तो जो 30,000 रुपए की आपकी बेसिक सैलरी है, उसमें से 5,000 रुपए आपकी सैलरी से कंपनी काट लेती थी, और 5,000 इंटू 12 60,000 रुपए आपका ही सैलरी का पार्ट आपको कब मिलता था? रिटायरमेंट पे। और वो उसमें एम्प्लॉयर भी डबल करता था और ब्याज भी मिलता था, याद करो। अब फिलहाल मैं वो प्रोविडेंट फंड वाली बातें ना यहां पर नहीं छेड़ रहा, बट अगर आपको प्रोविडेंट फंड नहीं आता तो प्लीज आप वो वाली वीडियो देख लो, प्रोविडेंट फंड वाली, आप बेटर हो जाओगे। देन उसके बाद फिर आप ये वाला कंसेप्ट सीख लेना। लेकिन आपकी गलती है, आपने सैलरी चैप्टर अगर अच्छे से नहीं करा तो ये मुद्दे आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे। प्लीज आप अच्छे से परफेक्ट होने के बाद ये सारी चीजें सीखो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहा सर, एम्प्लॉयर जो दे रहा है वो तो बेनिफिट है, उसके तो टैक्स लगेगा। जो एम्प्लॉई होता है ना सर, एम्प्लॉई जो अपनी सैलरी से, अपने बेसिक सैलरी से जो कुछ पैसे कटवा रहा होता है, जो साल खत्म होने में उसकी जेब में नहीं पड़े होते, वो एम्प्लॉई का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना सर, वो 80C में वो डिडक्शन ले सकता है, अपनी टोटल इनकम में से वो पैसे माइनस करवा के टैक्स में सेविंग ले सकता है। लेकिन एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में। अगर एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन RPF और SPF में अगर है, तो एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन जो है वो 80C में वो माइनस करवा सकता है। लेकिन एम्प्लॉई का खुद का कंट्रीब्यूशन अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है ना, तो वो नीचे 80C में माइनस नहीं करवा सकता, एज ए एक्सपेंडिचर खर्चा दिखा के अपनी इनकम में से माइनस नहीं करवा सकता। ये बात मैं यहां लिख के दे देता हूं। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, बस यही 2 प्रोविडेंट फंड्स हैं जिसमें एम्प्लॉई का खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80C में माइनस हो सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाओ आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सर, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को सीखने के लिए
पहले आपको यह पता होना चाहिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आज तक इतनी उम्र बच्चे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और आज तक उन्हें यह नहीं पता होता सर कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग चीज होती है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग चीज होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो LIC के अंडर आता है, और हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है वो GIC के अंडर आता है। मतलब ये होती है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये दोनों कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो खुद किसके अंडर आती हैं? IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब इंश्योरेंस IRDA मतलब एक जैसे RBI नहीं होता, सारे बैंकों के ऊपर एक बैंक होता है RBI, सारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के ऊपर होता है SEBI, होता है ना। ऐसे ही जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है इनके भी ऊपर कौन होता है? एक IRDA। तो होना चाहिए मॉनिटर करने के लिए, फ्रॉड्स नहीं होंगे। बट मैंने आपके आगे बात रखी है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहली बात तो फर्क होता है, ठीक है। पहले ना मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता देता हूं, मैं अपनी बात करूंगा इसमें। आप ये देखो एक बार, ये जो पॉलिसी है इसमें देखो मेरा नाम लिखा है मिस्टर अरुणदीप सिंह, मेरी मेंबर आईडी क्या है? ये आईडी लिखी है, और ये आप देखो क्या लिखा है? सम इंश्योर्ड। सर सम इंश्योर्ड लिखा है, ध्यान रखो। एक वर्ड होता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड जो होगा ना वो आपको मिलेगा LIC में। ये आप में से LIC नहीं सीख रहे, ये मैं आपको सिखा रहा हूं हेल्थ इंश्योरेंस। ये मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस सिखा रहा हूं। यहां पर सम एश्योर्ड नहीं होता, सम इंश्योर्ड होता है। ये पहले आप अपने दिमाग में बात क्लियर करो, माइंड सेट करो अच्छे से। एनीवे, तो आप ये देखो ये कितना इंश्योर्ड लिखा है? सर ये इंश्योर्ड है पूरा 10 लाख लिखा हुआ है। क्या चीज क्या है सर? ये देखो ना, ये 10 लाख है पूरा, बिल्कुल 10 लाख है। और ये क्या चीज क्या है? और ये भी देखो मैंने प्रीमियम पेड, प्रीमियम कितना पे करा है मैंने एनुअली? सर ये प्रीमियम दिख रहा होगा आपको 20,393.94। ये प्रीमियम मैंने पे करा है। और ये क्या हो क्या रहा है दरअसल? क्या चीज क्या है ये क्या चीज है? ये चीज है सर ये प्लान मैंने परचेज कराया है किसका? HDFC एर्गो। ये पहले ना अपोलो म्यूनिक होता था, ये पहले अपोलो म्यूनिक होता था, अब ये अपोलो म्यूनिक प्लस HDFC जो बैंक है ना हमारा, वो आपस में प्लस होके मिल गए हैं HDFC एर्गो। और ये एक ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। किस चीज की पॉलिसी है ये? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों है ये? एक पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं सर। पहले तो आप मुझे एक बात ये बताओ कि इंडिया में डायबिटीज कितना फैल रहा है? हर घर में कोई ना कोई आपको बंदा ऐसा मिलेगा जिसकी मदर हो जिनको शुगर हुआ हो, या किसी के फादर हो जिनको शुगर हुआ हो। डायबिटिक इतनी ज्यादा हमारी इंडिया में फैल रही है, इतनी ज्यादा है, कभी कभी तो मेरे को डर लगता है कि भैया हमारी कंट्री जो है वो डायबिटिक कैपिटल ना बन जाए। हर घर, मेरी मदर को भी शुगर थी, मेरी मदर इवन शुगर इतना इंसुलिन पे थी, मेरी सारी मासियां उनको सबको शुगर हुई हुई है, घर में इतनी शुगर हुई हुई है। डायबिटिक ऐसा लगता है दिल्ली इज अ डायबिटिक कैपिटल, डर सा लगता है, इतनी ज्यादा शुगर, फिर हार्ट प्रॉब्लम्स। और यही तो, चलो ये तो एक ये वाली जो बीमारियां होती है, चलो ये तो होती हैं 45 की एज के बाद या 50 प्लस में जाके ये बीमारियां जो हैं वो आती हैं। बट फिर भी एक साल के अंदर कुछ माइनर डिसीजेज हो जाए, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को पीलिया हो, किसी को स्टोन हो गया, समथिंग कोई एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया कोई। मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक साल के अंदर किसी बंदे के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए और उसको हॉस्पिटलाइज जाना, उस बंदे को हमने हॉस्पिटल में भेज दिया, और प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आपको पता है दिल्ली के कैसे हैं यार, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, एक बेटर फैसिलिटी की तरफ अगर भागते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भाई साहब बिल पता कितना बनाते हैं? पागल हो जाते हैं। ये 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 30 लाख, इतना बिल बनाते हैं प्राइवेट वाले, पूछो मत। जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी जो होती है वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ही ले जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं। और मैंने भी ये हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी
जो भी है ये पॉलिसी परचेज करके रखी हुई है। अब मैं अगर आपके आगे बात करूं, मेरी क्या एज है, मैं 28 ईयर्स का हूं, 30 ईयर्स का हूं मैं, ठीक है। हमारी एज में ये मैंने मेरे ख्याल 4-5 साल पहले मैंने ये पॉलिसी परचेज करी थी। हर साल मैं ये प्रीमियम पे करता हूं, हर साल मैं ये 20,000 का प्रीमियम पे करता हूं। क्यों पे करता हूं? मान लो अगर किसी साल मैं बीमार हो गया, समथिंग में ऐसा कोई दिक्कत तकलीफ आ गई, मैंने अपने आप को हॉस्पिटलाइज करवा दिया, कोई बीमारी होगी, कुछ हो गई, 10 लाख रुपए तक का इलाज मेरा फ्री का होगा। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉप बीएलके में जाके इलाज करा सकता हूं। इसमें पोस्ट जो मतलब हॉस्पिटल में इलाज करा लिया, इलाज कराने के बाद पेशेंट डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद जो मेडिसिन नहीं होती हैं, पोस्ट मेडिसिन का जो खर्चा होता है, एम्बुलेंस के जो खर्चे होते हैं, वो सब इसमें कवर होते हैं सर। अब आप बताओ ना, जो भी है, मैं अब इस समय मैं यार फिर से आपको कह रहा हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर थोड़ी ना हूं, मैं आपको सारी पॉलिसीज की डिटेल थोड़ी ना प्लान बता रहा हूं। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूं कि देखिए ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसके लिए मैं हर साल प्रीमियम कितना पे कर रहा हूं? 20,000 का मैं एवरी ईयर प्रीमियम पे करता हूं। और मैंने अपनी लाइफ को इंश्योर करके रखा हुआ है 10 लाख के हिसाब से। एवरी ईयर मान लो हर साल मैं ये 20,000 पे करता हूं। जिस साल मैंने ये 20,000 पे ना किया, उस साल मान लो मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, सर इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 10 लाख की हेल्प नहीं करेगी सर। ये भी मान लो आप, मुझे हर साल ये 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पिछले 4 साल से मैं लगातार 20,000 पे कर रहा हूं और आज तक मैं बीमार नहीं हुआ, 10 लाख की मैंने फैसिलिटी ली ही नहीं, तो अगले साल से ये 20,000 जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, और ये 10 लाख जो होगा वो 20 लाख हो जाएगा। आई मीन ऐसे ऐसे बेनिफिट्स होते रहते हैं, ये सब चीजें होती हैं। बट इस बात से जो मैंने अभी आपके आगे बात करी है ना, इस बात से आपको पता है क्या सीखना चाहिए? आपको ये सीखना चाहिए अब फाइनली कि सर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, वो पॉलिसी इसलिए है कि अगर आप मान लो साल में बीमार हो गए, समथिंग कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो हमारा जो इलाज होगा ना, एटलीस्ट वहां पे वो फ्री का इलाज होगा, क्योंकि जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस ली होगी वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे सारे पैसे उस हॉस्पिटल को पे करेगी। लेकिन अगर आपने 10 लाख तक की पॉलिसी ली है, तो 10 लाख तक का ही आपका इलाज सिर्फ वहां पर फ्री का होगा। ये एक अच्छी पॉलिसी, एचडीएफसी एर्गो, अपोलो म्यूनिक, बहुत अच्छी पॉलिसी। आई मीन आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। मुझे हुआ था 3 साल पहले जॉन्डिस हुआ था, तो नहीं 3 साल नहीं 2 साल पहले हुआ था जॉन्डिस, तो फ्री में इलाज हो गया था मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 15 मेरे ख्याल मुझे तो पता नहीं बिल भी कितना आया था। कैशलेस कार्ड होता है, बस वहां जाके जमा करा दो, हॉस्पिटल में जाके अपने आप को डिपॉजिट करा लो, सबमिट करा लो, और फ्री में इलाज होता रहता है। 4-5 दिन, मैं 7-8 दिन हॉस्पिटल में ही रहा था, परफेक्ट, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, होनी चाहिए। बट ये जो 20,000 रुपये मैं हर साल पे करता हूं ना, इसको बोलते हैं प्रीमियम, इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये तो प्रीमियम है। और ये जो 10 लाख है, ये सम एश्योर्ड नहीं है, ये सम इंश्योर्ड है, ये जरूर याद रखो आप। और ये जो प्रीमियम मैं पे कर रहा हूं, ये मैं अपनी इनकम में से पे कर रहा हूं, ये भी मैं अपनी इनकम में से माइनस करवा सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक अलग सेक्शन होगा। सेक्शन आपको मैं सिखाऊंगा इसका, अंडर सेक्शन 80D, अंडर सेक्शन 80D। भाई साहब याद रखना ये वाली बात, तब जब मैं 80D सिखाऊंगा तो आपको फटाफट मेरे से पैचअप करना है। हाँ जी सर, आपने बताया था कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो हम इसीलिए लेते हैं कि अगर मान लो 1 साल में बीमार हो गए, हमने अपने आप को हॉस्पिटलाइज करवा लिया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बहुत बिल बनाते हैं, तो जहां से भी हमने इंश्योरेंस करवाई होगी वो इंश्योरेंस कंपनी हमारा सारा पैसा सबमिट करवा देगी, डिपॉजिट करा देगी उस हॉस्पिटल में, और हमारा जो इलाज होगा वो 10 लाख तक का, जितना भी आपका सम इंश्योर्ड होगा उतने पैसों तक का हमारा जो इलाज होगा वो फ्री होगा। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये प्रीमियम हम माइनस, ये जो प्रीमियम मैं पे करता हूं ना 20,000 रुपए, ये भी मैं अपनी इनकम में से माइनस करवा सकता हूं अंडर सेक्शन 80D, और 25,000 तक की लिमिट होती है इसको भी माइनस करवाने की। ये सारी बातें मैं अंडर सेक्शन 80D में करूंगा आपसे। बट ये जरूर याद रखना आप क्या, कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये एक अलग चीज होती है। अच्छा, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। एक सर आपके आगे मैंने बात रखी थी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में तो मैंने आपको सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। हेल्थ इंश्योरेंस में भी हम प्रीमियम पे करते हैं एवरी ईयर, प्रीमियम एनुअली पेड, एवरी ईयर हमें एनुअल प्रीमियम पे करना होता है। और यहां पर हम क्या होते हैं, सम इंश्योर्ड होते हैं, हम इंश्योर्ड होते हैं हम, ठीक है ना, इंश्योर्ड होते हैं। और इसके लिए सेक्शन कौन सा बना था, 80D। लेकिन अब जो आप मेरे से सीख रहे हो LIC, उसमें क्या है, उसमें भी हम क्या करते हैं, एवरी ईयर प्रीमियम पे करते हैं, एवरी ईयर प्रीमियम पे करते हैं। और अब इसमें सम इंश्योर्ड नहीं होता, अब होता है सम एश्योर्ड। इसका सेक्शन क्या है, 80
सी। और इसमें क्या हो रहा है ये बात सुन लो जरा। मैंने ना अपना, अब मैं आपको ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं। मैंने ना अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस अपने नाम पर एक पॉलिसी ले रखी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मैंने अपने नाम पर, कि मान लो अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों, यार अगर मैं मर गया तो आप मुझे बताओ ना, एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो अगर मैं मर गया, मेरी डेथ हो गई, तो घर में अर्निंग मेंबर मैं ही हूं, तो अगर मैं मर गया तो मेरे फैमिली कैसे सरवाइव करेगी मेरे मरने के बाद? इसीलिए मैंने अपनी जीवन का बीमा करवाया है, जिसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, कि मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली वालों को कम से कम 1 करोड़ मिलना चाहिए। अब उस 1 करोड़ से मेरी फैमिली मेरे मरने के बाद भी आराम से अपनी लाइफ जो है अच्छे से, अपना लाइवलीहुड जो है, रेगुलर लाइफ जो है उनकी, वो अच्छे से चल पाएगी। तो ये एक पॉलिसी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं बीमार हो गया 1 साल हॉस्पिटल में जाके इलाज कराया तो सारा पैसा एलआईसी वाले दे देंगे हॉस्पिटल वालों को। नहीं 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 सर, वो अलग से है, वो हेल्थ इंश्योरेंस अलग होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आप हॉस्पिटलाइज के खर्चे कवर कराते हो, और लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैं खुद मरी गया तो मरने के बाद मेरी फैमिली मेंबर्स को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ताकि, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर अकेला था, तो मेरी मरने के बाद मेरी फैमिली सर्वाइव कर पाए। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग चीज होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैं अपने लिए ले सकता हूं, अपनी 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 अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं अपने लिए ले सकता हूं, अपनी वाइफ के लिए ले सकता हूं, अपने बच्चों के लिए ले सकता हूं। अब यार मैं मर गया तो मेरी फैमिली मेंबर्स को पैसे मिल गए, अच्छा लगता है बोलते हुए, चलो ठीक है यार, कि हेड ऑफ द फैमिली एक्सपायर हो गया तो फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, तो जो भी पैसे होंगे फैमिली मेंबर को मिल जाएंगे। लेकिन सर अगर मैंने अपने बच्चों के लिए ये एलआईसी पॉलिसी ले रखी हो तो क्या ऐसे अच्छा लगता है बोलते हैं कि बच्चे मर जाएं? नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बच्चों के लिए अगर मैं ये पॉलिसी ले रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आज मान लो मेरा बच्चा 1 साल का है, 1 ईयर का है, मैंने 1 साल की उम्र में ही बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले ली। जैसे ही बच्चा 18 साल की उम्र में हो गया, हर साल मैं बच्चे के लिए प्रीमियम जमा कराता रहता हूं। हर साल मैंने अपने बच्चे के लिए प्रीमियम जमा कराया था एलआईसी कंपनी वालों को। जैसे ही मेरा बच्चा 18 साल का होगा तो एलआईसी कंपनी वाले मेरे बच्चे को एक अच्छा खासा पैसा देंगे। उस पैसे से मेरा बच्चा क्या करेगा? कुछ एजुकेशन कोर्स कर लेगा, या कंट्री से बाहर चला जाएगा, या कोई कोर्स सीख लेगा, या इंजीनियरिंग कर लेगा, या मेडिकल में चला जाएगा, तो उसके आगे उसकी एजुकेशन के लिए एक अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा ना मुझे। इसलिए भी तो हम एलआईसी का प्लान ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो एलआईसी के जो प्लान्स होते हैं ना, वो इसलिए लिए जाते हैं। एलआईसी का प्लान, या फिर एलआईसी के प्लान को ना मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ये मनी प्लांट होते हैं। हर साल थोड़ा 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 पैसा देते रहो देते रहो देते रहो, मैच्योरिटी पे आपको वो जो भी आपने पैसा दिया होगा वो सारा पैसा तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। और वो सारा पैसा इंटू 3.5 करके, इंटू 4.5 करके, इंटू 2.5 करके, इंटू 3 करके, मतलब मनी मल्टीप्लायर होके आपको आपका पैसा जब मिलेगा इकट्ठा, तो आप उन पैसों से अच्छा कुछ कर सकते हो। और एक और बात, जब ये पैसा इकट्ठा मिलता है ना एलआईसी कंपनी वालों का, तब वो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1010D में। दूर दूर तक कोई टैक्स नहीं लगता उन पैसों के ऊपर। तो आई होप आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग चीज होती है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अलग चीज होती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आप अपने हॉस्पिटलाइज के जो खर्चे होते हैं, हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, वो सब चीजों का आपको इसमें सेफ्टी मिलता है, वो सब पैसे इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो मनी प्लांट होता है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। आज आप हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, मनी मल्टीप्लायर होके मिलेगा। अभी मैं आपको 80C करा रहा हूं, 80D अभी नहीं करा रहा, वो मैं बाद में अलग वीडियो में कराऊंगा, ठीक है कि नहीं। अभी ये देखो ना, ये वीडियो कितनी बड़ी होती जा रही है, घंटा हो गया। तो अभी आप 80C सीख रहे हो मेरे से, और LIC सीख रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं। अब हो क्या रहा है, मान लो मैंने अपने लिए ये पॉलिसी ली हो, अपनी वाइफ के लिए ली हो, अपने बच्चों के लिए ली हो। अब वो जो मेरे बच्चे हैं ना, वो बच्चे चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, कोई भी बच्चा चलेगा, बस LIC के पॉलिसी के अंदर यही चीजें कवर होती हैं। अब ये पढ़ो एक बार, मैंने यहां पे सारा लिख के दिया एग्जांपल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? जो हम हर साल पे करते हैं। बात समझ रहे हो? एक बात मैंने आपको बताई नहीं, जैसे कि मान लो मैंने अपने खुद के लिए, या फिर मान लो मैंने अपने बच्चे के लिए एक पॉलिसी ली है कि हर साल 18 साल तक मैं हर साल 1 लाख रुपए पे करूंगा। हर साल 18 साल तक लाख रुपए पे करूंगा, यानी 18 सालों में 18 लाख रुपए दे दूंगा। और LIC कंपनी वालों ने कहा है कि जैसे ही मेरा बच्चा 18 साल का होगा तो मेरे बच्चे को 60 लाख रुपीस मिलेगा। ये उनका सम एश्योर्ड था। ये ना वो मुझे पहले दिन ही लिख के दे के जाएंगे, गारंटी होगी पहले दिन ही वो मुझे बोल देंगे कि भैया आप हमको 1 लाख रुपए 18 साल तक लगातार 18
हर साल 18 साल लगातार हमें लाख 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 रुपए देते रहो। जैसे ही 18 साल का आपका बच्चा हो जाएगा, जैसे ही 19 साल का आपका बच्चा होगा, हम आपके बच्चे को कितना 60 लाख रुपए देंगे। ये आज पहले दिन ही वो बॉन्ड पे लिख के जाएंगे कि भैया ये जो 60 लाख है ना, ये वो सम है जो एश्योर्ड है, जो गारंटीड है, एश्योर्ड है, ये पक्का आपको मिलेगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो कि सम एश्योर्ड क्या होता है, जो गारंटीड है, 100% आपको मिलेगा। और प्रीमियम क्या होते हैं, जो सम एश्योर्ड को हासिल करने के लिए एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, उस सम एश्योर्ड को हासिल करने के लिए हम एवरी ईयर क्या पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सर सुनने में ना आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्या, कि हमने लाख रुपए हर साल पे करा, 18 साल तक 18 लाख रुपए हो गया, फिर हमें 60 लाख रुपए मिल जाएगा, कितनी अच्छी बात है। अरे भैया 18 साल भी तो बीत गए। ये सारे प्लान ना सच बताऊं बकवास होते हैं। आज की डेट में ना सबसे बेस्ट प्लान अगर गवर्नमेंट का चल रहा है तो उस प्लान का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस। ये मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में थोड़ी देर तक। फिलहाल अभी लाइफ एलआईसी कंपनी का प्लान भी देख लो ना आप। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे करा था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को, और किन किन के लिए पे करा है, मैं हिम और हरसेल्फ, मैं खुद अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं हिमसेल्फ हूं, मेरी वाइफ, स्पाउस, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, मेरे बच्चे, इन सब के लिए मैंने पॉलिसियां करवाई हैं। और इन सब के लिए मैंने पॉलिसियां अगर करवाई हैं तो प्रीमियम मैं ही पे करूंगा और अपनी इनकम से पे करूंगा। और अब आपको मेरे से चीजें सीखनी है क्या, एक तो जी पॉइंट है अलग अलग, पॉइंट केस 1 बनाया हुआ है। एक तो या तो मैंने पॉलिसी ली हो, मैंने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली थी, मैं हूं 20, मैं मान लो 35 साल का हूं, आज मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मान लो 1 साल का मेरा बच्चा है, और मैंने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है। जब मेरा बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब उसको अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं अगर अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहा हूं तो मुंह से मैंने वर्ड्स क्या बोले हैं, मैं अपने बच्चे के लिए एक पॉलिसी परचेज कर रहा हूं। हर एक पॉलिसी का एक सम एश्योर्ड होता है कि भैया मैच्योरिटी पे इतना आपको जरूर मिलेगा, और उस पॉलिसी को परचेज करने के लिए एवरी ईयर हमको क्या पे करना पड़ता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स मैं आपके आगे बोल रहा हूं, इन वर्ड्स को फोकस करो, आपको अच्छे से समझना चाहिए कि अगर मैं कोई पॉलिसी परचेज करता हूं तो उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड क्या है, और एवरी ईयर हम कितना प्रीमियम पे करेंगे उस सम एश्योर्ड को हासिल करने के लिए। आई होप ये बात क्लियर हो गई हो आप। तो कहीं भी आप अपनी लाइफ में कोई पॉलिसी परचेज करने के लिए जाते हो तो आपको पूछना चाहिए, सर ये पॉलिसी मैं परचेज कर रहा हूं, इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए मुझे एवरी ईयर कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड क्या होगा, कितना अमाउंट मिलेगा। इसी सम एश्योर्ड को कैपिटल एश्योर्ड बोलते हैं, या कभी कभी इसको बोलते हैं पॉलिसी का अमाउंट क्या है, कितना मिलेगा मैच्योरिटी पे। और ये भी याद रखना है अब आपको कि ये पॉलिसी जो है वो 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है, या 1 अप्रैल 2012 को, या 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है। मैंने केस बना दिए 2 अलग अलग। एक केस मैंने बनाया है कि ये पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2012 को ऑन और आफ्टर, और एक मैंने केस बनाया है पॉलिसी ली है 1 अप्रैल 2012 बिफोर से पहले, मतलब 1 अप्रैल, या पॉलिसी टेकन 1 अप्रैल 2012 से पहले, या पॉलिसी ली हो 1 अप्रैल 2012 के बाद या को। अब अगर ऐसे 2 केस है तो क्या होगा ये देख लो। अब रूल क्या है, रूल है 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। व्हाट इज द मीनिंग नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी अमाउंट? आपको याद है सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड जो जरूर मिलेगा, उसी सम एश्योर्ड को क्या बोलते हैं, पॉलिसी अमाउंट। यानी 10% ऑफ सम एश्योर्ड और एक्चुअल प्रीमियम जो आप हर साल पे करते हो, विच एवर इज लेस दैट अमाउंट इज एलिजिबल, एलिजिबल की स्पेलिंग गलत लिखिए, सॉरी, एलिजिबल फॉर डिडक्शन। एग्जाम्पल देख लो यार, एग्जाम्पल देख लो। मान लो मैंने एक पॉलिसी परचेज करी है 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख क्या है सर, ये 2 लाख उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड है, ये वो अमाउंट है जो पक्का मिलेगा। अच्छा, ये पॉलिसी मान लो 2 लाख रुपए की पॉलिसी है जो मैंने एलआईसी से ली थी। किसके लिए ली है? अपने डिपेंडेंट बच्चे के लिए ली है। ये पॉलिसी मैंने 1/10/2016 को ली थी। अगर 1/10/2016 को ले रहा हूं तो 1 अप्रैल 2012 के बाद मैंने ये पॉलिसी ली थी। और ये इस पॉलिसी का एनुअल प्रीमियम कितना है? 25,000 रुपए। यानी हर साल मैं 25,000 रुपए का प्रीमियम पे करता हूं और मैच्योरिटी पे 2 लाख मिलेगा मान लो। और ये पॉलिसी मैंने 1 अक्टूबर 2016 को ली थी, यानी 1 अप्रैल 2012 के बाद ली है। अच्छा, अब मैं हर साल प्रीमियम कितना पे कर रहा हूं इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए? सर मैं हर साल 25,000 रुपए का प्रीमियम अपनी इनकम में से पे करता हूं। ये 25,000 मेरा खर्चा है, मेरा एक्सपेंडिचर है, और इस 25,000 को मैं अपनी इनकम में से माइनस करवा के टैक्स में सेविंग लेना चाहता हूं।
बात इतनी सी है। अब इनकम टैक्स वाले बोलेंगे 1 मिनट सर, आप ये 25,000 सारा माइनस नहीं करवा सकते। मैंने कहा मुझे पता था, मैं जब भी अपना कोई एक्सपेंडिचर उनको बोलूंगा वो बोलेंगे ना 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 ना, ये एक्सपेंडिचर तो आप अपनी इनकम से माइनस करवा ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी इनकम कम हो जाएगी, उनका टैक्स कम लगेगा। यही सारी बछड़ हो रही है। तो अब सुनो ना, हुआ क्या, 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना था इस क्वेश्चन का? 2 लाख। उस 2 लाख का, अरे यार आप अपने दिमाग में एक बात सेट क्यों नहीं कर लेते यार, बार बार बताना पड़ता है। सर पॉलिसी का जो अमाउंट है इसी को क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड। 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख। निकालो कितना है? 20,000। और प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 25,000। विच एवर लेस, इन दोनों में कम कौन है? इन दोनों में कम सर 20,000 है। तो 20,000 की डिडक्शन आप ले सकते हो अपनी इनकम में से। अब थोड़ा सोचो, मैंने जमा कितना कराया था? 25,000, लेकिन मैं खर्चा कितना दिखा सकता हूं? सिर्फ 20,000। अब जो रूल है सो रूल है, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। और मान लो अगर यही पॉलिसी मैंने 1 अप्रैल 2012 से पहले ली होती तो ये जो 10% है ना, इसकी जगह 20% हो जाएगा। आप देख लो ना, लिख के दिया 20% ऑफ द पॉलिसी, जो भी 20% होगा सम एश्योर्ड का 20%, और जो प्रीमियम मैंने पे करा है विच एवर इज लेस दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज, अरे यार एलिजिबल की स्पेलिंग गलत है, एलिजिबल फॉर डिडक्शन। एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने एक पॉलिसी परचेज करी है 2 लाख रुपए की। ये 2 लाख क्या है उस पॉलिसी का? सर ये 2 लाख है उसका सम एश्योर्ड। और इस 2 लाख की पॉलिसी को हासिल करने के लिए मैं हर साल कितने पे करता हूं? प्रीमियम 25,000 का प्रीमियम मैं हर साल पे करता हूं। लेकिन ये पॉलिसी मैंने इस बार अपने डिपेंडेंट बच्चे के लिए तो ली है, वो तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी मैंने ली कब है? 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है सर। इस बार देखो आप, 1 अप्रैल 2012 से पहले ली है। तो क्या होगा? अब आपका जो पॉलिसी का अमाउंट है, सम एश्योर्ड कितना था? सर सम एश्योर्ड है 2 लाख। सम एश्योर्ड कितना है? 2 लाख। अब इस 2 लाख का 20% निकालो, कितना आ रहा है? 40,000। और प्रीमियम कितना पे करा था मैंने हर साल? 25,000। अब बताओ 40,000 और 25,000 में कम कौन है? 25,000। तो 25,000 माइनस करवा सकते हैं। तो आप अपने माइंड सेट कर लेना कि अगर पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली हो तो यहां पर सम एश्योर्ड का 20% लेंगे, और जो प्रीमियम पे करते हैं उन दोनों में जो कम होता है, जो आएगा अमाउंट वो आप अपनी इनकम में से माइनस करवा के इनकम को कम करके टैक्स में सेविंग ले सकते हो। तो अंडर सेक्शन 80C के अंदर फाइनली मैंने क्या क्या चीजें आपको सिखा डाली? सर अंडर सेक्शन 80C के अंदर, सिर्फ 80C के अंदर भाई साहब, सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स बताई थी। मैंने 27, अब गिनो, अच्छा गिनो, खर्चे गिनो जरा। 27 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया था। 5 लाख का मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का जो लोन है वो भी इस साल पे किया था। खर्चे देखो 80C के। मेरे बच्चों की ट्यूशन फीस कितनी है 1 साल की? 2 बच्चों की मैक्सिमम 1,30,000। ये भी मेरा खर्चा है जो मैं अपने एक्सपेंडिचर से पे करता हूं। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मेरा कुछ प्रोविडेंट फंड होता, वो भी मैं यहां पे ऐड कर लेता। फिर उसके बाद आ जाओ प्रीमियम। प्रीमियम कितना पे करा है? एक 20,000 का प्रीमियम पे करा है मैंने, एक 25,000 का प्रीमियम पे करा है। कुल मिला के 45,000 का एक्सपेंडिचर ये भी किया है मैंने। कुल मिला के 80C का टोटल कितना हो गया? 33,75,000 रुपए। मतलब 1 साल में 80C के एक्सपेंडिचर का अगर मैं ग्रैंड टोटल कर लूं तो वो बन रहा है टोटल ऑफ 80C 33,75,000। अगर ये सारी डिडक्शन आपके पेपर में अगर आ गई तो सर ये सारा काम आपको वर्किंग नोट में ऐसे ही साफ साफ करके दिखाना होगा। बस ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैंने हर एक प्रोविडेंट फंड के जो फीचर लिखे ना लाल पेन से, ये रेड पेन से, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। बस मतलब काम ऐसे ही होगा। फिर आप ऐसे बोलोगे क्या? टोटल ऑफ 80C का टोटल आया 33,75,000 अभी आपको इस एग्जाम्पल में जो मैंने करा है। इसके बाद सर एक सेक्शन आपको मिलेगा 80CCC। 80CCC, अब 80CCC क्या है सर? ये भी ना LIC कंपनी का एक एन्युटी प्लान है। अब ये एन्युटी प्लान पता क्या होते हैं? सुनो, मान लो मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मुझे डर सा लगता है कि यार मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मान लो मेरे को प्राइवेट जॉब से किसी ने निकाल दिया, मैं एक टाइम पे 60 साल की उम्र में हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा फिर मेरी प्राइवेट जॉब रहेगी नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है, तो फिर रिटायरमेंट के बाद मेरा घर कैसे चलेगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मेरी कमाई कैसे होगी, ऐसी ना टेंशन है मान लो मुझे। इस चीज से, टेंशन से बचने के लिए मैं चला गया LIC कंपनी के पास। LIC कंपनी वाले मेरे को आगे से बोलेंगे सर आप एक काम करो, आप हमारी कंपनी का एक एन्युटी प्लान परचेज कर लो। मैंने कहा ये क्या होता है सर? LIC कंपनी वाले बोलेंगे सर ऐसा है, आज आप 30 साल के हो, जब तक आप 60 साल तक नहीं होते तब तक तो आप नौकरी करते रहोगे, प्राइवेट कंपनी में करते रहोगे ना, तो जो भी आप वहां पे जॉब करते हो आप करो, आपका साल का मान लो 6 लाख का पैकेज है, आप उस 6 लाख में से 50,000 रुपए साल का हमको देते रहा करो, साल का 30 साल लगातार हमको 50,000 देते रहो। आप कितना हो गया? 50,000 इंटू 12 साल का, अरे साल का 50,000 देते रहो, और 30 सालों का कितना हो गया?
15 लाख रुपए मैं एलआईसी कंपनी को दे चुका हूंगा। फिर एलआईसी कंपनी वाले बोलेंगे सर 30 साल तक तो आप हमको हर साल 50,000 देते रहोगे ना, 15 लाख आप दे चुके होगे, जैसे ही आप 61 ईयर के हो जाओगे ना सर, हम आपको हर महीने आपकी 30,000 रुपए महीना पेंशन फिक्स रखेंगे। मतलब हर महीने आपकी 30,000 रुपए महीना पेंशन आती रहेगी। मतलब 60 साल जैसे ही आप रिटायर हो जाओगे, आप बेशक नौकरी मत करना, सारे काम छोड़ देना सर, एलआईसी कंपनी आपको हर महीने 30,000 रुपए की एक फिक्स पेंशन आपको देगी। अब बताओ अच्छा प्लान है कि नहीं है? मतलब साल का 50,000 रुपए मैं देता रहा, 30 साल लगातार मैं 15 लाख रुपए दे चुका था। 15 लाख देने के बाद जैसे ही 61वां साल आया, मैं अपने सारे कामों से रिटायर हो गया। अब एलआईसी कंपनी मेरे को हर महीने 30,000 रुपए देती रहेगी जब तक मैं नहीं मरूंगा ना सर, जब तक मेरे को हर बार 30,000 रुपए मिलता रहेगा। इवन मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को भी कुछ उस पेंशन का कुछ पार्ट आता रहेगा, लाइफ टाइम आता रहेगा। क्या ये बुरी बात है? क्या बढ़िया प्लान है? ऐसे प्लान आते हैं। अब बताओ अगर एलआईसी में प्लान, अगर 61 ईयर का हो जाऊंगा, तो जब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अब एलआईसी कंपनी मेरे को हर महीने 30,000 रुपए देती रहेगी। अब 30,000 इंटू 12 करो, साल का कितना हो गया? 3,60,000 रुपए। मान लो अगर मैं 80 साल तक जिंदा रहा, 20 साल तक मेरे को उन्होंने देने हैं, ये 70, ये आपका हो गया 72 लाख रुपए हो गए। मैंने 15 लाख दिया था, 72 लाख मेरे को मिल गए। सर बेनिफिट तो है सर, ऐसी बात नहीं है, बेनिफिट तो है। तो ये जो सेक्शन मैंने आपको बताया ना 80CCC, तो ये जो मैं 50, मान लो अगर मैंने ऐसे कोई प्लान, अगर मैंने एलआईसी कंपनी से ले लिया, एनओटी प्लान ले लिया, मैं प्राइवेट जॉब करता हूं, मुझे डर सा लगता है पता नहीं 60 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी लाइफ कैसे चलेगी, तो मैं एलआईसी कंपनी में गया, तो फिर मान लो मैंने एलआईसी कंपनी वालों का कोई एनओटी प्लान मैंने परचेज कर लिया, और मैं साल का 50,000 रुपए हर साल एलआईसी कंपनी वालों को पे करता हूं। तो जो मैं वो 50,000 रुपए हर साल पे करता हूं ना, वो 50,000 मैं अपनी इनकम से माइनस करवा सकता हूं, जिसके लिए सेक्शन बना है अंडर सेक्शन 80CCC। तो यानी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ एन्युटी प्लान, मतलब एलआईसी कंपनी का या किसी और इंश्योर्ड कंपनी का, जरूरी नहीं एलआईसी कंपनी का। मान लो पीएनबी मेटलाइफ, अभी पीएनबी मेटलाइफ जो है ना, उसमें क्या हुआ, मेटलाइफ एक अलग संस्था है और पंजाब नेशनल बैंक अलग संस्था है। तो पीएनबी बैंक वालों ने और मेटलाइफ वालों ने ना आपस में मिलकर एक नया प्लान बनाया जिसको बोलते हैं पीएनबी मेटलाइफ। ये प्लान है, इसमें क्या, मेरे को ना 10 साल लगातार हर साल 50,000 रुपए देना है। अब इमेजिन करो अगर मैं 10 साल लगातार हर साल 50,000 रुपए देता रहूंगा, तो 50,000 इंटू 10 साल तक 5 लाख रुपए दे चुका हूँ। 11वें साल की शुरुआत में ना मुझको ये पैसा इंटू 2.1 करके मिलेगा, 10.5 लाख रुपए। ये ना सब एश्योर्ड है, पक्का मिलेगा ही मिलेगा। यही वाले पैसा अगर आप इकट्ठा नहीं लेना चाहते ना, तो आप इन्हीं पैसों को ना आगे इन्वेस्ट करके एक एन्युटी प्लान ले लो, जिसमें क्या होगा, जब तक आप नहीं मरोगे ना, हर साल आपको 40,000 रुपए महीना पेंशन आती रहेगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या? बताओ ना। ऐसे ऐसे प्लान है, अगर सर ऐसे ऐसे प्लान अगर आप परचेज करते हो, और ऐसे प्लान्स को परचेज करने के लिए, ऐसे प्लान्स को एन्युटी प्लान बोलते हैं, ऐसे प्लान को परचेज करने के लिए जो 1 साल का प्रीमियम आप पे करते हो, वो प्रीमियम आप अंडर सेक्शन 80CCC में या माइनस करवा सकते हो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसा कोई प्लान परचेज करा था और मैं 1 साल में 2 लाख रुपए का हर साल प्रीमियम पे करता हूं उस प्लान के खातिर, मान लो, तो 80C का टोटल, CCC का टोटल कितना आ गया? फिर 2 लाख आ गया, मान लो। अच्छा, इसके बाद एक सेक्शन आपको इसी वीडियो में और सीखना है। सर ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, बट प्लीज आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब एक सेक्शन आप और सीख रहे हो, ये तो CCC हो गया। अब सेक्शन है अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1। ये सेक्शन किसके लिए बना है? ये सेक्शन बना है उन लोगों के लिए बना है जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं। ये सेक्शन सर उन लोगों के लिए बना है जो सेक्शन अपनी खुद की जॉब करते हैं, सॉरी जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो जॉब नहीं करते। जो लोग जॉब नहीं करते, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए है। जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरीड क्लास के एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन है। सर ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करते हैं, उनके लिए भी है। ये सेक्शन उनके लिए भी है जो जॉब नहीं करते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन है। ये सेक्शन हमारे इंडिया के रेजिडेंट के हर बंदे के लिए है। और इस सेक्शन में क्या है, मैंने आपको बताया था ना, सबसे बेस्ट स्कीम जो गवर्नमेंट की चल रही है, उस स्कीम का नाम क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS। क्या बोलते हैं इसको? कई लोगों को ना इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता होती, वो बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नहीं सर नहीं, कई बोलते हैं इसको बोलते, या तो आप इसको बोलो नेशनल पेंशन सिस्टम, या बोलो नोटिफाइड पेंशन स्कीम, एक ही बात है। या फिर एक स्कीम का नाम है अटल पेंशन योजना,
ये दो अलग अलग स्कीमें हैं, लेकिन ये दोनों स्कीम अलग अलग है। अटल पेंशन योजना अलग है और ये नेशनल पेंशन सिस्टम अलग है। ठीक है, मतलब एक सेक्शन बनाया गवर्नमेंट ने सीसीडी सब सेक्शन 1 और लोगों को कहा है अगर लोग अपना पैसा नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर डिपॉजिट करते हैं, ऐसे प्लान को परचेज करने के लिए अगर डिपॉजिट करते हैं, या अटल पेंशन योजना की स्कीम को परचेज करने के लिए अगर आप यहां पर कोई एनुअल प्रीमियम पे करते हो, तो वो प्रीमियम आप अंडर सेक्शन सीसीडी सब सेक्शन 1 में माइनस करवा सकते हो, इनकम में से टैक्स में सेविंग ले सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना सर, ये जो अटल पेंशन योजना है ना, ये तो बकवास है, ये मुझे नहीं पसंद। मुझे पसंद है ये नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। मैंने इसका भी कैलकुलेटर डाउनलोड करा हुआ है। देखो मेरी एज 30 इयर्स की है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं, आप अपने हिसाब से चल लेना। वो एक ऐप डाउनलोड कर लेना, ईटी मनी करके बेस्ट ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं उसमें। अच्छा एक ना मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने प्लान करा है, मैं वैसे सच बताऊं इस साल मैं 29 इयर्स का हूं, मैं अगले साल से ये पक्का करने वाला हूं क्या कि हर साल 2 लाख रुपए, साल का 2 लाख रुपए मुझे जमा कराना है और 30 साल लगातार जमा कराते रहना है। मतलब और जब मैं 60 साल की उम्र में हो जाऊंगा, जैसे मैं 60 साल का हो जाऊंगा, आप देखो ना, साल का 2 लाख रुपए हो गया पर ईयर, एवरी ईयर 30 साल, अगले साल मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 30 और एट द एज ऑफ 60 ईयर, जब तक मैं रिटायर नहीं होता तब से लेके बीच का गैप कितना आ गया, 30 साल, पूरे 30 साल हो गए ना। मतलब एक साल का 2 लाख रुपए 30 साल लगातार मैंने दिया था। कितना मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं, ये देखो अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर चुका हूं, 60 लाख रुपए, मेरा ही अपना खुद का 60 लाख, और मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 2 करोड़ 37 लाख रुपीस प्लस करके 3 करोड़ रुपए, मतलब मैच्योरिटी पे मुझे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपने देखा, आपने कितना बढ़िया प्लान है। इस प्लान को बोलते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। पता यार यहां पे 62,400 का टैक्स सेविंग वर्ल्ड क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है आमतौर पे ना हम अपनी इनकम में 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं करा सकते, अभी मैं थोड़ी देर तक समझा दूंगा आपको। लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप पैसे जमा कराते हो ना सर, तो आप अपनी इनकम से ना एक साल में 2 लाख रुपए माइनस करा सकते हो। मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मान लो मेरी इनकम एक साल में 12 लाख रुपए है, ठीक है, मेरी टोटल इनकम कितनी है, या जीटीआई कितना है, जीटीआई मान लो मेरा 12 लाख रुपए है, जिस 12 लाख में से मैंने इन्वेस्ट कर दिया पैसा एनपीएस में, कितना, 2 लाख रुपए मैंने एक साल का इन्वेस्ट कर दिया, वो तो मैं हर साल इन्वेस्ट करता रहता हूं मान लो। अब मेरी इनकम बच कितनी है, 10 लाख। अब टैक्स किस पे लगेगा, मान लो मेरी इनकम 13 लाख है और 2 लाख अगर 13 लाख में से लेस हो जाए, अब टैक्स 11 लाख पे लगेगा। लेकिन इस 2 लाख पे टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगा ना सर, क्योंकि ये तो आपने इन्वेस्ट कर दिया ना एनपीएस में, ये पैसा तो आपके पास है ही नहीं ना, ये तो आपने गवर्नमेंट को ही दे दिया, और ये एनपीएस गवर्नमेंट की ही स्कीम है। बात समझ रहे हो। अच्छा अब ये 13 लाख में से 2 लाख तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब टैक्स तो 11 लाख पे लगेगा, इस 2 लाख पे टैक्स अब नहीं लगेगा। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है तो 10 लाख से जो ज्यादा वाली इनकम होती है उनके ऊपर स्पेशल टैक्स क्या लगता है, 30% लगता है। अभी ये 13 लाख रुपए है, 10 लाख से ऊपर है, अगर ये 2 लाख इस समय 10 लाख से ऊपर वाला था, ठीक है, अगर ये 2 लाख में इन्वेस्ट ना करता तो पूरे 13 लाख के ऊपर टैक्स लगता, और 10 लाख से ऊपर 3 लाख के ऊपर 30% का स्पेशल टैक्स लगता। लेकिन अब टैक्स किस पे लगेगा, अब टैक्स 10 लाख के ऊपर कितना है टैक्स, 1,12,500, और एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने 10 लाख से ऊपर, 1 लाख कमाया है, तो इस 1 लाख के ऊपर स्पेशल टैक्स क्या लगेगा, 30%। अगर मैं ये 2 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करता तो मेरी इनकम क्या होती, 13 लाख, तो 10 लाख से मैं ऊपर कितना कमा रहा हूं, 3 लाख, तब इस 3 लाख के ऊपर स्पेशल टैक्स क्या लगता, 30%। लेकिन अब स्पेशल टैक्स 30% 3 लाख के ऊपर लगेगा नहीं, अब किसके ऊपर लगेगा स्पेशल टैक्स, 30%। सर वो इस 1 लाख पे लगेगा, वो इस अब 1 लाख पे लगेगा 30% स्पेशल टैक्स। इस 2 लाख के ऊपर अब 30% का स्पेशल टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये पैसा मैंने एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, 2 लाख के ऊपर अगर 30% का टैक्स नहीं लगेगा तो 60,000 रुपए का टैक्स मुझे देना नहीं पड़ेगा, और टैक्स के ऊपर 4% का याद करो, हेल्थ और एजुकेशन सेस भी तो लगता है, तो 60,000 का अगर मैं 4% निकालूं
तो 2400 रुपए प्लस करके टोटल 62,400 की मेरी क्या हो रही है, टैक्स सेविंग हो रही है। वही 62,400 ना यार यहां पे लिखा है। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। तो कितनी अच्छी बात है। और हर साल आप 62,400 का टैक्स सेव कर सकते हो अगर हर साल लगातार 30 साल तक आप एक काम करो, 30 साल लगातार 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख एनपीएस में जमा कराते रहो कराते रहो कराते रहो कराते रहो कराते रहो। आप 30 साल तक लगातार मान लो 13 लाख रुपए कमाते हो, 30 साल लगातार आप 2 लाख रुपए एनपीएस में डिपॉजिट कराते हो, टैक्स आप हर साल 11 लाख पे देते हो, इस 2 लाख के ऊपर आप जमा ही नहीं कराते क्योंकि जैसे ही पैसे आप इन्वेस्ट कर देते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो ये 2 लाख एग्जेम्प्ट हो रहा है 30 साल तक लगातार 30 2 लाख 2 लाख 2 लाख एग्जेम्प्ट होता जा रहा है। हर साल आप 2 लाख के ऊपर 62,400 का टैक्स सेव कर रहे हो। 30 साल लगातार 30 साल 62,400 के ऊपर इंटू 30 करो, ये देखो 30 साल लगातार आप इतना टैक्स सेव कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो। सर बेनिफिट ही बेनिफिट है, और क्या चाहिए आपको। देखो मैंने आपके आगे ना बात करी है, आपको क्लैरिटी आनी चाहिए बस। ये स्कीम भी बहुत अच्छी है और ये सबसे टॉप की स्कीम है इस समय, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है। 60 लाख दे के आपको ऑल अबाउट 3 करोड़ मिल रहा है, क्या चाहिए आपको। और वो जो 3 करोड़ आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा ना, सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा। ये वाली जो स्कीम है ये ई कैटेगरी में आती है। पहला एग्जेम्प्ट क्यों था, जब इन्वेस्ट करा था तब भी एग्जेम्प्ट था। दूसरा एग्जेम्प्ट क्या है, जो इसके ऊपर रिटर्न्स मिलेंगे वो भी एग्जेम्प्ट है। तीसरा एग्जेम्प्ट क्या है, जब मैच्योरिटी में ये पैसा सारा एक साथ इकट्ठा मिलेगा तब भी एग्जेम्प्ट है। तो देखो मैंने आपके आगे बात करी है कि एनपीएस, हाँ एक बात इसकी ये भी है कि अगर आप ना इसमें 30 साल लगातार हर साल अगर 2-2 लाख रुपए दे रहे हो ना, तो ये पैसा ना पूरे 30 सालों के लिए ना, रिटायरमेंट तक, ये पैसा 60 ईयर तक की एज तक के लिए ब्लॉक रहेगा सर, ब्लॉक रहेगा सर। ये पैसा आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा। आप इसको मैच्योरिटी प्री मैच्योर नहीं करवा सकते सर, इसको आप प्री मैच्योर करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 25% भी मैच्योर करवा सकते हो। पूरे टेन्योर में 25% पैसा अपने कंट्रीब्यूशन का, जितना भी आपने कंट्रीब्यूट कर रखा होगा उसका 25% आप पूरे टेन्योर में 3 बार मैच्योर करवा सकते हो। जब भी मैच्योर करवाओगे 25% पैसा वो एग्जाम्प्ट होगा, दूर दूर तक टैक्स नहीं लगेगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप मैच्योर क्यों करवा रहे हो, प्री मैच्योर क्यों करवा रहे हो। प्री मैच्योर करवाने का मतलब होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ना मल्टीप्लायर होने से डिस्टर्ब कर रहे हो। आप अगर एक बार कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान लेते हो ना, तो बस फिर इन्वेस्ट करते रहो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, उसके मैच्योरिटी के पीरियड तक इन्वेस्ट करते रहो, क्योंकि एक मनी प्लांट है। तमीज से जब आपको रिटर्न मिलेगा तो एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। एनीवे एक बात और बता दूं, ये जो एनपीएस आप मेरे से सीख रहे हो ना, एनपीएस जब मैच्योरिटी पे ये मेरे को 3 करोड़ इकट्ठा मिलेगा ना, इकट्ठा भी नहीं मिलेगा। इसका ना 60% पैसा, रूल है गवर्नमेंट के, रूल है, ये रूल है, इसका 60% पैसा तो आप एक साथ इकट्ठा ले लो, और जो इसका 40% पैसा होगा ना वो आपको इकट्ठा नहीं मिलेगा। उस 40% पैसों का आपको एक एन्युटी प्लान परचेस करना पड़ेगा। उस एन्युटी प्लान का मतलब ये होगा कि जब तक आप नहीं मरोगे तब तक आपको एक फिक्स कमीशन आती रहेगी, कमीशन कह रहा हूं सॉरी, पेंशन आती रहेगी। और वो जो रेगुलर महीने की पेंशन आएगी ना वो टैक्सेबल होगी। और ये जो इकट्ठा अमाउंट होता है ना सर, इकट्ठा अमाउंट, इसकी इंग्लिश होती है कॉर्पस। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पस। ये जो इकट्ठा अमाउंट होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस। इस कॉर्पस का 60% तो आप जब आप 60 ईयर की एज के हो जाओगे ना, जैसे आप 60 ईयर की एज की हो जाओगे तब आपने इसका इकट्ठा 60% तो आप इमीडिएटली ले लो, एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना आपको उसके ऊपर। लेकिन जो इसका 40% पैसा होगा ना इस कॉर्पस का, वो आपको ना एक एन्युटी प्लान परचेस करना पड़ेगा, जिसका आपको हर महीने एक फिक्स पेंशन आता रहेगा, और उस पेंशन के ऊपर टैक्स नॉर्मल स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये तो मैंने ना आपको नेशनल पेंशन स्कीम ही समझा दी है, सारी की स्कीम ऐसी है ये। बट इसके लिए एक सेक्शन इन्होंने बना दिया, सीसीडी सब सेक्शन 1। इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि भैया अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हो तो जितना प्रीमियम आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना वो भी अपनी इनकम से माइनस करवा के आप टैक्स में सेविंग ले सकते हो। और ये सेक्शन सबके लिए है, चाहे जॉब करने वाला बंदा हो, चाहे बिजनेस करने वाला बंदा हो, सबके लिए है। लेकिन आप माइनस कितना करवा सकते हो, माइनस कितना करवा सकते हो अपनी इनकम में से। अगर कोई बंदा जॉब करता है ना, जो जॉब करता है, जो सैलरी वाला बंदा होगा, वो कितना खर्चा माइनस करवा सकता है अपनी इनकम से, 10% ऑफ सैलरी, मतलब उसकी जो बेसिक सैलरी है, उसका जो डीपी है और जो कमीशन ऑन टर्नओवर है, इन तीनों को प्लस, वो याद है ना सैलरी चैप्टर में छोटी सैलरी सिखाई हुई है मैंने आपको। छोटी सैलरी का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको मैंने, बेसिक प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। इन तीनों को प्लस करने के बाद उसका 10% निकालने के बाद ही बस आप माइनस करवा सकते हो।
अब बेशक आप एनपीएस के अंदर 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मुझे परवाह नहीं है। आपकी बेसिक सैलरी, आपका डीपी, आपका कमीशन ऑन टर्नओवर जो भी होगा, उसका ग्रैंड टोटल करके जो 10% आएगा, अगर वो उस 1 लाख से कम है तो आप 1 लाख सारा माइनस नहीं करवा सकते। जो भी वो 10% छोटी सैलरी का आएगा, बस आप उतना ही माइनस करवा सकते हो। और जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग जॉब नहीं करते, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनका जो ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलेगी? जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अब सर, अगर जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं, जो लोग जॉब नहीं करते, तो उनकी सैलरी की तो इनकम होगी ही नहीं, उनकी ये सैलरी वाली तो इनकम ही नहीं होगी। तो एटलीस्ट उनकी बिजनेस की इनकम तो होगी। हो सकता है प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा हो सकता है एफडी का ब्याज आ रहा हो सकता है कैपिटल गेन हो गया हो। बस क्या होगा, ये सैलरी वाली इनकम उनकी नहीं होगी ना, इसको हटा दो। एटलीस्ट इन ये 4 हेड तो होंगे, इन चारों हेड का ग्रैंड टोटल करके क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई आ जाएगा ना। ये जो जीटीआई आ रहा होगा ना उनका, इसका 20% से ज्यादा वो डिडक्शन नहीं ले सकते अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके लिए मैंने आपको यह बताया है कि उनका जो जीटीआई होगा ना, जीटीआई, उसका 20% से ज्यादा वो डिडक्शन अपनी इनकम से क्लेम नहीं कर सकते। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये है सेक्शन अंडर सेक्शन CCD सब सेक्शन 1। मान लो अभी तो फिलहाल इसका ऐसा मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने ना एक चीज ऐसी कर दी ना, अब मूड खराब हो गया सारा। सर मूड खराब हो गया, गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज कर दी। अब देखो क्या कर दिया है। 80C अंडर सेक्शन 80C याद करो। अब मैं वीडियो के एंड तक आ रहा हूं। अंडर सेक्शन 80C में मैंने ग्रैंड टोटल कितना जमा कराया था? सर आपने 33,75,000 के एक्सपेंडिचर करे थे 80C के अकॉर्डिंग। 80CCC में मैंने 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया था। 80CCD1 के अंदर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। तो अब आप देखो 80C के अंदर मैंने 33,75,000 रुपए का एक्सपेंडिचर किया है। 80CCC के अंदर मैंने 2 लाख का एक्सपेंडिचर किया है। 80CCD सब सेक्शन 1 के अंदर मैंने कोई एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। ग्रैंड टोटल मैंने 38,75,000 का एक्सपेंडिचर कर दिया था। अब ये सारा एक्सपेंडिचर मैंने किस में से करा है? सर मैंने ये सारा एक्सपेंडिचर इस 50 लाख में से करा है। अब मैं इस 50 लाख में से ये सारा एक्सपेंडिचर 38,75,000 माइनस करवाना चाहता हूं। माइनस कराने के बाद मेरी इनकम कितनी बच जाएगी? 11,25,000। अब इनकम टैक्स वाले टैक्स इस 11,25,000 के ऊपर लगाएंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जाए कि मैं सारा एक्सपेंडिचर इस 50 लाख में से माइनस करवा के टैक्स 11,25,000 के ऊपर दूं। लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलेंगे सॉरी सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने जो एक्सपेंडिचर दिखाया ना, ये 38,75,000, ये सारा एक्सपेंडिचर आप 50 लाख में से माइनस नहीं करवा सकते। आप सिर्फ 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं करवा सकते। भाई साहब एंड हो गया ये तो। सर मैंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स करी कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा यार। जब मैं रिटायर होऊंगा, जब मैं 60 साल की उम्र में होऊंगा, मुझे क्या पैसे मिलेंगे अलग अलग जगहों से, मजा आ जाएगा। जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है कुल मिला के 1 साल के अंदर 38,75,000 इन्वेस्टमेंट मैं हर साल करता रहता हूं। हर साल ये मेरा एक 80C, CCC, CCD1 सब सेक्शन 1 के अंदर ये सारे मिला के 38,75,000 का मैंने पूरे 1 साल का, हर साल मैं ऐसा खर्चा करता हूं। लेकिन मैं सिर्फ कितना माइनस करवा सकता हूं अपनी इनकम से? सिर्फ 1.5 लाख बस। मतलब गवर्नमेंट ने मेरे सारे एक्सपेंडिचर को इतना रिड्यूस कर दिया कि 1.5 लाख से ज्यादा हम माइनस करवा ही नहीं सकते। बात ही खत्म। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन बना डाला है। कौन सा? अब सर आप बताओ ना। अब अगर मैंने मैंने तो प्लान किया था कि मैं 11,25,000 के ऊपर टैक्स दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि सर आप 1.5 लाख से ज्यादा तो माइनस ही नहीं करा सकते। अब उनके हिसाब से मेरी इनकम क्या? 48,50,000। टैक्स वो 48,50,000 पे लेंगे। मैं सोच रहा था 11,25,000 के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन नहीं, टैक्स तो वो 48,50,000 पे लेंगे। अब मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि उन्होंने मेरा एक्सपेंडिचर इतना श्रिंक कर दिया है कि मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरा टैक्स अब बहुत ज्यादा लगेगा। इन सारी बातों के बाद ना मैं यहां पे एक मिट्टी डालना चाहता हूं कि भाई भोग डालो, बात खत्म हो गई क्या? कि अंडर सेक्शन 80C, CCC और CCD1 इन तीनों सेक्शनों को मिलाकर आप 1.5 लाख से ज्यादा माइनस नहीं करवा सकते। ऐसा एक सेक्शन बना दिया है 80CCE। ये पढ़ लो, 80C, 80CCC, 80CCD सब सेक्शन 1, इन तीनों को मिला के बना 80CCE। और 80CCE के सेक्शन में बता दिया कि इन तीनों को प्लस करके 1.5 लाख से ज्यादा आप माइनस अपनी इनकम में से नहीं करवा सकते फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग।
लेकिन लेकिन ये जो 80 CCD सबसेक्शन 1 है ना सर, इसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक फर्दर एक्सटेंड, यानी इसी का एक नया वर्जन बना दिया, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 1B। वाओ, यानी कि सब सेक्शन पहले 1 था, अब सब सेक्शन हो गया 1B। यानी कि उन्होंने इस 80 CCD को फर्दर एक्सटेंड कर दिया और गवर्नमेंट ने कहा कि भैया 1.5 लाख तो आप इन तीनों को प्लस करके माइनस करवाते हो ना अपनी इनकम से, करवाओ, वो तो करवाओ, चलो करवाओ, इट्स ओके फाइन। लेकिन 80 CCD सब सेक्शन 1 के अंदर आप एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो ओवर एंड अबव 1.5 लाख। मतलब 1.5 लाख तो आप अपनी इनकम से माइनस करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन आप और ले सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि ये 50,000 आप एडिशनल अगर आप डिडक्शन ले रहे हो, लेकिन ये शर्त यह है कि ये पैसे आपको जमा कहां कराने हैं? नेशनल पेंशन स्कीम में, एनपीएस में। ये पैसे सबमिट का डिपॉजिट कहां कराने हैं? एनपीएस में। एडिशनल डिडक्शन फॉर ₹50,000। दिस डिडक्शन इज फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयड बोथ ओवर एंड अबव 1.5 लाख। 1.5 लाख से ज्यादा एक्स्ट्रा ऊपर 50,000 आप और माइनस करा सकते हो अपनी इनकम में से, बट अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिट इन एनपीएस। लेकिन ये पैसे या तो अटल पेंशन योजना में जमा हो रहे हो या ये पैसे एनपीएस में जमा हो रहे हो, ये जरूर याद रखना। वो जो एनपीएस वाली स्कीम आपको बताई थी ना मैंने कि 2 लाख रुपए मैं 30 साल तक लगातार 60 लाख रुपए दे रहा हूं और वो 2 लाख, वो 60 लाख रुपए 3 करोड़ हो गया था, वो सबसे बेस्ट स्कीम है सर इन दिनों। क्योंकि अगर आप एनपीएस के अंदर पैसे जमा करा रहे हो तो 50,000 आप एक्स्ट्रा माइनस करवा सकते हो एनपीएस में जमा कराने के बाद। ये वाली बातें ना आप अभी तो समझ रहे हो, ठीक है फाइन, लेकिन जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होगा ये। बट अभी के लिए आप इतना जरूर याद रखो क्या कि 80 CCD सब सेक्शन 1B के अंदर आप 1.5 लाख से ज्यादा एडिशनल डिडक्शन 50,000 पे और अपनी इनकम से माइनस करवा सकते हो। लेकिन ये 50,000 आप एडिशनली माइनस सिर्फ तब करवा सकते हो जब ये पैसे आपने कहां पर डिपॉजिट करे हो, कहां कंट्रीब्यूट करे हो, एनपीएस में करे हो। और 1.5 लाख से ऊपर होता है ये एक्स्ट्रा। 1.5 लाख तो आपने माइनस कराना ही कराना है, बात खत्म करो। उसके बाद 50,000 एक्स्ट्रा और माइनस करा सकते हो अपनी इनकम में से सब सेक्शन 1B के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, फिर आ जाओ 80 CCD सब सेक्शन 2। ये सेक्शन बना है सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए ये सेक्शन नहीं बना सर। ये सेक्शन बना है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग जॉब करते हैं, और इसमें वो एडिशनल डिडक्शन और ले सकते हैं, एडिशनल डिडक्शन ओवर एंड अबव 1.5 लाख से। मतलब 1.5 लाख तक तो पहले माइनस करवा रहे थे और 50,000 एक्स्ट्रा वो यहां पर भी माइनस करवा सकते हैं और एक्स्ट्रा और भी माइनस करवा सकते हैं अपनी इनकम में से। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू सैलरीड एम्प्लॉयज ओनली। कि भैया 1.5 लाख से ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा आप और अपनी इनकम में से माइनस करवा सकते हो। ये क्या चीज है? कह रहे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस बट नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ सैलरी। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो 14% ऑफ सैलरी। दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव 1.5 लाख। 1.5 लाख से ऊपर एक्स्ट्रा आप ये भी माइनस करवा सकते हो। ये डिडक्शन सिर्फ किनको मिल रही है? सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए मिल रही है। देखो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना सर, ये ना 1 जनवरी 2004 को आई थी मार्केट में पहली बार ये नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो 1 जनवरी 2004 में लॉन्च हुआ था। और इस स्कीम में ये बोला गया था जो लोग जॉब करते हैं, जैसे मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं और आप मेरे एम्प्लॉई हो, आप मेरे यहां पे जॉब करते हो, आपकी जो भी बेसिक सैलरी होगी ना सर, उस आपकी बेसिक सैलरी में से मैं कुछ पैसे काटूंगा और जितने मैं काटूंगा ना उतने ही मैं डबल भी करूंगा। और ये सारे पैसे जमा कहां होंगे? गवर्नमेंट के पास नेशनल पेंशन स्कीम में जमा होंगे। और ये सारे पैसे मतलब इकट्ठे हर साल जमा होते रहेंगे और एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जब एट द एज ऑफ 60 ईयर, क्योंकि ये एनपीएस के पैसे तो 60 साल की उम्र से पहले मिलते ही नहीं है, जैसे ही 60 साल की उम्र आप एम्प्लॉय की हो जाएगी तो ये सारा पैसा एम्प्लॉय को मिल जाएगा और ये सारा एग्जेम्प्ट होगा। ये स्कीम बनाई थी गवर्नमेंट ने। और जितने भी कंपनियां होती हैं उनको, जैसे जितनी भी कंपनियां इंडिया में खुली हुई हैं, उन सबको गवर्नमेंट ने डंडा करके रखा हुआ है क्या कि आप ये चीज जरूर करा करो। कौन सी? जैसे मान लो मैं कंपनी हूं, आप मेरी कंपनी में जॉब करते हो, आपकी जो बेसिक सैलरी है ना, आपकी बेसिक सैलरी में से मैं कुछ पैसे काट लूंगा। आपकी बेसिक सैलरी में से मैं कुछ पैसे काट लूंगा। जैसे मान लो 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, 10% हो गया 3,000 रुपये। 3,000 मैं काटता हूं आपकी सैलरी से, आप हर महीने 27,000 रुपीज घर लेके जाते हो।
जो 3,000 मैं आपकी सैलरी से काट रहा हूं ना, वो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए मैं आपका जमा करवाता हूं। कहां पे? नेशनल पेंशन स्कीम में। साल का 36,000 रुपए आपका मैं जमा कराता हूं। ये पैसा आप ही का तो है, बस इंप्लॉयर के थ्रू जमा हो रहा है, क्योंकि इंप्लॉय की सैलरी कितनी है? देखो सर, ये है एम्प्लॉयर और ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी है 30,000, इसमें से 3,000 रुपए ये है एनपीएस। ये क्या है? एक स्कीम। इस स्कीम में एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी में से 3,000 रुपए काट के एम्प्लॉय को कहता है भैया 27,000 तू घर लेके जा, और 3,000 रुपए एम्प्लॉयर इसका ये 3,000 काट के कहां जमा कराता है? एनपीएस में। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 3,000 है तो एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉयर के थ्रू जमा कहां हुआ? इस एनपीएस की स्कीम में। महीने का 3,000 इंटू 12, साल का 36,000। हालांकि ये 36,000 है तो एम्प्लॉय का ही, अब वो डायरेक्ट जमा नहीं करा रहा, उसका एम्प्लॉयर जमा करा देता है तो ये 36,000 एम्प्लॉय का ही, लेकिन एम्प्लॉयर के थ्रू एनपीएस में जमा हो रहा है। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, अब ना जो एम्प्लॉयर होता है ना, एम्प्लॉयर जितना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी से 3,000 काट रहा था ना, उतना ही सेम एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा इस एनपीएस के अंदर। अब 3,000 इंटू 12 36,000 रुपए और जमा कराएगा ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉई के लिए इस एनपीएस की स्कीम के अंदर। डबल बेनिफिट हो गया ना। तो ये वाला जो 36,000 था, ये तो एम्प्लॉय का खुद का ही है, लेकिन ये वाला जो 36,000 है, ये तो एम्प्लॉयर ने जमा कराया ना एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के लिए। तो ये बेनिफिट हो गया ना किसका? सर ये बेनिफिट हो गया किसका? एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया। इस बेनिफिट के ऊपर सैलरी चैप्टर में टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो एम्प्लॉयर का बेनिफिट होता है ना, एम्प्लॉयर का बेनिफिट, यही बेनिफिट आप नीचे 80C में माइनस करवा सकते हो। 80C नहीं, सॉरी 80C/CD सब सेक्शन 2 में आप ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, यानी एम्प्लॉयर जो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो जो आपका बेनिफिट था, वो जो डबल कर रहा है। आप तो 3,000 छोड़ते हो, 3,000 मैं भी छोड़ रहा हूं आपके लिए। तो जो एम्प्लॉयर आपके लिए 3,000 एक्स्ट्रा छोड़ रहा है ना सर, वो 3,000 जो आपका बेनिफिट है इंटू 12 साल का 36,000, वो 36,000 आप नीचे 80C/CD सब सेक्शन 2 में नीचे माइनस करवा सकते हो। क्या ये बेनिफिट नहीं है आपका? बिल्कुल बेनिफिट है सर, मतलब उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर ऐड हो गया सैलरी चैप्टर में, नीचे 80C/CD2 सब सेक्शन 2 में माइनस हो गया नीचे आपका बेनिफिट। मतलब डिडक्शन चैप्टर के अंदर अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आपको सीखना चाहिए कि अंडर सेक्शन 80C/CD सब सेक्शन 2 ये सेक्शन सिर्फ सैलरी वाले एम्प्लॉयज के लिए है, और इसमें जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नीचे 80C/CD2 में माइनस हो जाता है। लेकिन 10% ऑफ छोटी सैलरी से ज्यादा माइनस नहीं करवा सकते। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाला कर्मचारी है, तो उसका जो एम्प्लॉयर उसके लिए जो छोड़ता है, वो एम्प्लॉयर उसके लिए वो एम्प्लॉयर जो उसके लिए छोड़ेगा, जो भी उसके लिए ये पेंशन में कंट्रीब्यूट करेगा, वो उसके लिए बेनिफिट होगा। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, वो 80C/CD2 सब सेक्शन 2 में 14% ऑफ सैलरी से ज्यादा नीचे माइनस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस डिडक्शन इज ओवर एंड अबव 1.5 लाख। 1.5 लाख से एक्स्ट्रा आप और नीचे माइनस करवा सकते हो। ये सर ये वीडियो मैं यहां पर सारी खत्म कर रहा हूं। ये वीडियो 1 आवर 42 मिनट्स की हो गई, तो ये सारी आपको देखनी है। 3-4 बार इसको देखो, अच्छे से पॉज करके देखो, रिवाइंड करके देखो, कोई डाउट आता है मेरे से पूछो। प्लस सैलरी चैप्टर जो मैंने आपको करवाया है, वो सारे वीडियोस आप एक बार दोबारा देखो, दोबारा रिवाइज करो, सारे रूल्स रिवाइज करो। अदर सोर्स चैप्टर की वीडियोस जो मैंने आपको भेजी हैं, वो सारे रूल्स आप अच्छे से रिवाइज करो। डिडक्शन चैप्टर 80C, 80CCC,
80CCD सब सेक्शन 1 तीनों को मिला के 1.5 लाख से ज्यादा माइनस आप नहीं करा सकते, लेकिन 80CCD सब सेक्शन 1B में 1B में आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा माइनस करवा सकते हो अगर आपने कंट्रीब्यूट करा है नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना में। ये स्कीम सबके लिए है, जो लोग जॉब करते हैं उसके लिए भी, जो लोग बिजनेस करते हैं उसके लिए भी, सबके लिए है। 80CCD सब सेक्शन 2 के अंदर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर, वो भी आप नीचे डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है तो 14% तक आप नीचे डिडक्शन ले सकते हो। ये सारी बातें 80CCD सब सेक्शन 2 ये सिर्फ सैलरी वाले एम्प्लॉइज के लिए बना है। ये जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये बना ही नहीं है, क्योंकि उनका कोई एम्प्लॉयर ही नहीं होगा। यहां पर तो सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माइनस होता है, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तभी होगा जब सैलरी चैप्टर होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये अच्छे से याद कर लेना। सैलरी चैप्टर सारा है, उसके रूल्स आपको बेस्ट होने चाहिए, सारी पर्क्स आपको आनी चाहिए, अदर्स वो चैप्टर आना चाहिए। जब तक ये सारे बेस्ट आपको नहीं होंगे ना सर, तब तक आप क्वेश्चन सैलरी चैप्टर का एलिजिबल करने के लिए नहीं हो सर। आप सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, गलतियां करोगे, आपको रूल समझ नहीं आएंगे, क्लैरिटी नहीं होगी। मैं सारे रूल पहले आपसे सुनूंगा, ओके।